Hi friends, welcome to the last session of our chapter number 8, tax invoice, credit debit note, e-way bill and e-invoicing friends. हम सेक्शन 31 को इन डिटेल डिस्कस करके बैठे हैं। हम लास्ट में डेफिनेटली उसका डिटेल में रिवीजन करेंगे, बट उसके पहले मुझे आपको बताना है कि सेक्शन 31 में हमने जो रिफर किया था बेटा, इट वाज सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 एंड 3 में हमारे पास क्लॉज थे, क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। बाद में दो रूल्स को डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था बेटा आपको। फर्स्ट वाज रूल नंबर 46, देन वाज रूल नंबर 55। तो इसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। चलो फटाफट एक बार शुरू कर देते हैं। खाली नाम बोल देता हूं, बाद में लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद इन डिटेल पूरा चैप्टर फास्टेस्ट एक बार रिवाइज कर देंगे। चलो शुरू हो जाओ। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, बोलो व्हाट वाज 31(1)? गुड्स। नेक्स्ट इट वुड बी 31(2) सर्विसेज। बाद में आएगा 31(3) वेरियस डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स। तो 31(3) ए क्या होगा? इट वुड बी रिवाइज टैक्स इनवॉइस, नो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम एंड लास्ट में क्या आएगा? बोलो बेटा, पेमेंट वाउचर। यस नो? यस। बाद में आएगा 31(4), 31(5) दोनों कनेक्टेड। 31(4) कंटिन्यूअस गुड्स, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस। नेक्स्ट आएगा 6 and 7. 6 was what? 6 let us say services before its completion and 31(7) is what? Approval basis. क्लियर? बाद में आपके इनवॉइस में कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए? लगभग 17 पॉइंट आसपास का लिस्ट था जो रूल नंबर 46 में छुपा हुआ है फ्रेंड्स। बाद में उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, जो हमने लेटर से जीटीए के केस में 6 एडिशनल पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। याद आ रहा है बेटा आपको? बाद में जो हमारे 4 सप्लायर है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, वो 2 चीज ना लिखे तो चले। सीरियल नंबर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एंड उनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जो रूल नंबर जो सेक्शन 31(2) में है, विद इन 45 डेज, वो तो ऑप्शन है ही है, बट सेकंड ऑप्शन ऐसा होगा कि वो लोग इनवॉइस इशू कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर ऑल द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ फ्रेंड्स। एंड बाद में लास्ट याद करो जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज लेट अस से रूल नंबर सेक्शन 46 इसके एक्सेप्शंस में बाद में डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसके पास भी लेट अस से 2 कंटेंट नहीं लिखने का ऑप्शन है। फर्स्ट इज सीरियल नंबर एंड सेकंड इज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। बट उसके केस में क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट याद करो। टिकट याद आ रहा है? बोलो बेटा आपको क्या सिखा था? टिकट क्लियर? बाद में हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 55, कौन से केस में हमको इश्यू करना पड़ेगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे डिलीवरी चलन। तो डिलीवरी चलन का याद करो। फर्स्ट इज वाज लिक्विड गैस, जब क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज नॉट नोन बाय द सप्लायर, एंड नेक्स्ट इट वाज जॉब वर्क, एंड थर्ड वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई फ्रेंड्स। हम क्या इश्यू करेंगे? बोलो उस केस में डिलीवरी चलन। तो ये हमारा इन डिटेल डिस्कशन हमने कर दिया था। बाद में याद करो एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इट वाज फ्रेंड्स एसकेडी सीकेडी। याद आ रहा है बेटा ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था? इट वाज एसकेडी सीकेडी। व्हाट वाज एसकेडी? इट इज सेमी नॉकडाउन कंडीशन। व्हाट इज सीकेडी? कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। तो ये केस में मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन हो, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन हो, हम इनवॉइस कैसे इश्यू करेंगे? तो 3 स्टेप हम उसमें फॉलो किया करते थे। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बेटा? इश्यू कंप्लीट इनवॉइस। तो पूरे इनवॉइस हम हमारे वहां पे इश्यू करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा? जैसे जैसे कंसाइनमेंट जाएगा तो हम 2 डॉक्यूमेंट साथ में इश्यू करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? डिलीवरी चरण। साथ में कौन सा होगा? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस। एंड जब लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा तब 2 डॉक्यूमेंट के साथ वापस एक बार जाएगा, एक तो डिलीवरी चरण प्लस प्लस प्लस, बोलो कौन सी कॉपी होगी इनवॉइस की? ओरिजिनल के सर्टिफाइड? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। चलो ओरिजिनल के सर्टिफाइड, ओरिजिनल के सर्टिफाइड चैट बॉक्स में लिखो। चलो फटाफट, ओरिजिनल के सर्टिफाइड, ओरिजिनल के सर्टिफाइड। आंसर वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। इट वुड बी फ्रेंड्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस। क्लियर? तो ये बेसिक डिटेल हमने डिस्कस की थी। बाद में ये भी डिस्कस कर दिया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि इनवॉइस के केस में लेट अस से गुड्स के केस में इनवॉइस की 3 कॉपी होगी, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर। सर्विस के केस में 2 कॉपी होगी, रेसिपिएंट, सप्लायर। एंड लेट अस से डिलीवरी चरण होगा तो 3 कॉपी होगी, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर एंड कंसाइनर फ्रेंड्स। तो ये बेसिक हमारा लेट अस से डिस्कशन था इन रिलेशन टू अवर चैप्टर नंबर 8। अभी सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी ब्यूटीफुल, उसको आप पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पे हम डिस्कशन शुरू करें उसके पहले मुझे कुछ आपको रेफरेंस समझाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे रेफरेंस चेक कर रहे हो, सेक्शन 25 फ्रेंड्स। ये क्या रेफरेंस है? प्लीज यहाँ पे ध्यान बनाए रखो फ्रेंड्स। यहाँ पे रेफरेंस दूंगा सेक्शन 25, चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन। ओके, नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। हमारे वहां पे जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो स्टेट वाइज है। लिसन मी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है बेटा। हमारे वहां पे जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इट इज फ्रेंड्स स्टेट वाइज, मीनिंग देयर बाय, सपोज मेरा एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है,
मेरी एक ब्रांच राजस्थान में है, मेरी और एक ब्रांच गोवा में है, मेरी और एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, मेरी और एक ब्रांच एमपी में है। तो फ्रेंड्स मुझे एक नहीं ऑब्टेन करना होगा रजिस्ट्रेशन, मुझे मुझे सारे जितने भी स्टेट्स में मेरा एस्टेब्लिशमेंट होगा वो सारे स्टेट में मुझे हमारे वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके पीछे का रीजन आप समझने का प्रयत्न करें। देखो फ्रेंड्स, सपोज मैंने गुजरात से सप्लाई किया गुजरात में, ओके, तो मेरा सप्लायर का लोकेशन भी कहां पे है? गुजरात। मेरा सप्लायर का लोकेशन भी कहां पे है? गुजरात। मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां पे होगा? बोलो बेटा, इट वुड बी गुजरात। तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा? इट वुड बी सी प्लस एस। यस और नो? मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा बेटा? इट वुड बी सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, बिकॉज इट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर जो टैक्स की लेवी होगी वो टैक्स कौन सा लगेगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे इट वुड बी नथिंग बट व्हाट? इंट्रा स्टेट सप्लाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस। अभी आप समझने का प्रयत्न करें। सपोज मैं, मेरे गुड्स गोवा पड़े हैं एंड मैं गोवा में सप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पे मैं लगाऊंगा सी प्लस एस। ये सी कौन से किसको जाएगा? तो सेंटर को जाएगा। बट ये एस कौन से स्टेट को जाएगा? ये एस जाएगा बेटा गुजरात स्टेट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एस किसको जाएगा बेटा? गुजरात स्टेट को जाएगा। एंड तो ये एस किस, ये तो सेंटर को जाएगा, सी सेंटर को जाएगा। तो एस कौन से स्टेट को जाएगा? तो एस जाएगा हमारे गोवा स्टेट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गोवा स्टेट को देने के लिए आप समझने का प्रयत्न करें। आप गोवा स्टेट को देने के लिए आपको गोवा में ऑब्टेन करना होगा रजिस्ट्रेशन। ये एसजीएसटी गुजरात स्टेट को देने के लिए आपको गुजरात में ऑब्टेन करना पड़ेगा हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन। तो लॉ ने एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर बनाया कि भाई जितने भी स्टेट्स में आपके अलग 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 आपके एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, वो सारे अलग अलग स्टेट्स में आप हमारे वहां पे क्या ऑब्टेन करोगे? बोलो बेटा, रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी स्टेट्स में आपके एस्टेब्लिशमेंट्स, वो सारे स्टेट में आपको हमारे वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इतना क्लियर बेटा? आपके मन में क्लैरिटी आ रही है? यस और नो? यस। नाउ पॉइंट नंबर 2, मन में ऐसा डाउट आता है, चलो दूसरा कोई स्टेट में मेरा एस्टेब्लिशमेंट होगा तो मैं अलग से ऑब्टेन कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, बट व्हाट अबाउट एस्टेब्लिशमेंट इन सेम स्टेट? गुजरात में मेरे 2-3 एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते? एक अहमदाबाद में, एक सूरत में, एक बड़ौदा में, एक जामनगर में, एक राजकोट में, अलग अलग मेरे एस्टेब्लिशमेंट एब्सोल्युटली पॉसिबल, यस और नो? महाराष्ट्र की बात करें तो मेरे एक एस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है, एक पुणे में है, एक नागपुर में है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। गोवा में तो नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में, से तो मेरे 2 एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे गोवा में। तो इस केस में लॉ ने क्या मस्त प्रोविजन बनाए, लॉ ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया। सुना कर बोलिए बेटा, लॉ ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, लेटर से राजकोट एक्सेट्रा, तो जितने भी आपके एस्टेब्लिशमेंट्स है वो सारे के आप अलग 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 ऑप्टेन कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन एट योर डिस्क्रिप्शन, एट योर ऑप्शन। बट नहीं चाहो तो मत ऑप्टेन करो, एक ऑप्टेन करेंगे तो भी चलने वाला है फ्रेंड्स। मतलब जो सेम स्टेट में मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट्स है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो सेम स्टेट्स में मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट्स है तो आपके पास रहेगा ऑप्शन टू ऑब्टेन व्हाट? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। बट जो आपका एस्टेब्लिशमेंट का स्टेट ही बदल जाता है, जब दूसरे कोई स्टेट में आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है बेटा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी बेसिस के ऊपर, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर व्हाट? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर? इतना पक्का? डन? एक छोटा सा चार्ट खास आपके लिए बनाता हूं, चलो यहां पे ध्यान बनाए रखो बेटा। ध्यान बनाए रखो बेटा, यहां पे अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट। जो सेम स्टेट होगा बेटा तो क्या लिखूंगा? बोलो नीचे, ऑप्शन टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। जो डिफरेंट स्टेट होगा तो कंपल्सरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्लियर बेटा? प्रोविजंस इतने क्लियर हो रहे हैं आपको सेक्शन 25 के हिसाब से? जो आपका एस्टेब्लिशमेंट दूसरे को स्टेट में होगा तो कंपल्सरी अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो सेम स्टेट में है बेटा तो आपके पास रहेगा ऑप्शन 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 टू ऑब्टेन व्हाट? अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। नाउ स्मिथ लिमिटेड,
एचओ अहमदाबाद में है, ब्रांच 1 बड़ौदा में है, ब्रांच 2 राजकोट में है। ये सारे जो भी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम स्टेट को बिलोंग करेंगे, विच विल बी गुजरात। एंड ब्रांच 3 लेट अस से सूरत में है। तो फ्रेंड्स, लॉ ने बोला इसके लिए तुम एक ऑप्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन तो भी चलेगा, विच इज लेट अस से अहमदाबाद मेरा एचओ। ओके, एंड मैं चाहूं तो हर एक सिटी का और हर एक जो भी मेरा ब्रांच है उसका अलग 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 भी मैं ऑप्टेन कर सकता हूं रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे 4 रजिस्ट्रेशन चाहूं तो भी मैं लिख सकता हूं, एक अहमदाबाद का, एक बड़ौदा का, एक राजकोट का, एक सूरत का, एंड मैं एक चाहूं तो भी ऑप्टेन कर पाऊंगा रजिस्ट्रेशन। यस नो यस। मन में डाउट आएगा सर एक ऑप्टेन करेंगे तो क्या, मल्टीपल ऑप्टेन करेंगे तो क्या? एक मिनट खाली सुन लो। जो एक ऑप्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन, सिंगल ऑप्टेन किया रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन 1 सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेंड्स जो आपका एचओ है ना अहमदाबाद, उसको हम बुलाएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो एचओ हमारा है जहां से आप ऑप्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन होगा बेटा हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड जो भी अदर सिटीज में हमारी ब्रांच है विच इज बड़ौदा, राजकोट, सूरत, इसको हम बुलाएंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको बोलेंगे प्रेम से एपीओबी। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, आगे जाके वापस एक बार डिटेल में आएगा, बट अभी से सीखना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे होले होले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ऐसा रहता है कि आप सिंगल ऑप्टेन करो हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन, सिंगल ऑप्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन तो जो एचओ हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से आप ऑप्टेन करेंगे रजिस्ट्रेशन, जो आपका एचओ है हेड ऑफिस है। बाकी सारी लोकेशन जहां पे आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा, जहां से भी आप सप्लाई कर ही रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स ऑप्शन तो आपके पास ऐसा रहेगा कि अहमदाबाद का अलग से ऑप्टेन करो रजिस्ट्रेशन, बड़ौदा का अलग से ऑप्टेन करो रजिस्ट्रेशन, राजकोट का भी अलग से आप ऑप्टेन करो रजिस्ट्रेशन, एंड फ्रेंड सूरत का भी आपको अलग से ऑप्टेन कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन एट योर डिस्क्रिप्शन, एट योर ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, एक रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद का, दूसरा बड़ौदा का, तीसरा राजकोट का, चौथा सूरत का। एंड हर एक केस में आपके पास लेटर से अहमदाबाद होगा तो अहमदाबाद बन जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बड़ौदा से ऑप्टेन किया तो बड़ौदा बन जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राजकोट बन जाएगा एंड सूरत बन जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो सबका अलग अलग भी ऑप्टेन कर सकते हो हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन, चाहो तो एक भी कर सकते हो एट योर डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं करेगी कि अभी आप अलग से करो ही करो, आपको सिंगल रखना तो सिंगल ऑप्टेन करो रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल करना हो तो मल्टीपल करो, आपकी मर्जी, एट योर डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन स्मिथ लिमिटेड। मेरा एचओ अहमदाबाद में है, मेरी फर्स्ट ब्रांच गोवा में है, मेरी सेकंड ब्रांच लेट अस से मुंबई में है, एंड मेरी थर्ड ब्रांच लेट अस से दिल्ली में है। तो यहां पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स है अलग 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 स्टेट्स में, वो सारे अलग अलग स्टेट्स में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा मैंडेटरी बिजनेस के ऊपर। बोलो क्या? सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मुझे अलग से ही ऑप्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशंस फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? यस नो यस। एक तीसरा एग्जांपल, अगेन लेट अस से स्मिथ लिमिटेड। एचओ मेरा अहमदाबाद में, फर्स्ट मेरी जो ब्रांच है वो सूरत में है, मेरी सेकंड जो ब्रांच है वो गोवा में है, मेरी जो थर्ड ब्रांच है वो एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो फ्रेंड्स लॉ ने यहां पे क्या बोला बताए? बहुत सिंपल, इसका आप, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ऐसा रहेगा कि सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो, ऑप्शन 2 ऐसा रहेगा कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो, बट इसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, यू नीड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन ओनली।
आप समझे एक्जेक्टली जो मैं कहना चाहता हूं बेटा? सेम स्टेट्स में भी आपके मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स है, दूसरे स्टेट्स में भी आपके मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स है। तो जो सेम स्टेट में दो एस्टैब्लिशमेंट आपके है उसके लिए दो ऑप्शन, सिंगल भी रख सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। एंड गोवा दिल्ली के लिए तो आपको अलग से ऑब्टेन करना ही पड़ेगा हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं जनरल सेंस में कि हमारे वहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन है बेटा वो जनरली सेंट्रलाइज ना होते हुए इट इज स्टेट वाइज सेपरेट 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 रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर हम जनरली हमारे वहां पे फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर? एकदम डन। चलो फ्रेंड्स अभी कुछ और बातें बताता हूं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स हमारे वहां पे क्या हुआ पता है? सपोज स्मिथ लिमिटेड है गुजरात एंड सपोज स्मिथ लिमिटेड है गोवा। मतलब मुझे चैट बॉक्स में बताओ सेपरेट रजिस्ट्रेशन के सिंगल रजिस्ट्रेशन, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बता दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट चलो 1 2 3 स्टार्ट। स्मिथ गुजरात, स्मिथ गोवा, सेपरेट के सिंगल रजिस्ट्रेशन। वाह शाबाश, एकदम जोरदार कर दिया। इट इज फ्रेंड्स सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आई नीड टू ऑब्टेन ऑन मैंडेटरी बेसिस। मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे रहेगा नहीं बेटा, मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे रहेगा नहीं। एंड मुझे कंपलसरी, मुझे मैंडेटरी बेसिस के ऊपर मुझे अलग अलग ही फ्रेंड्स हमारे वहां पे ऑब्टेन करने होंगे। क्या? रजिस्ट्रेशन। क्लियर बेटा? एकदम पक्कू डन। चलो फ्रेंड्स कुछ आगे बातें बता रहा हूं। स्मिथ गुजरात का अलग रजिस्ट्रेशन, स्मिथ गोवा का भी क्या होगा बोलो बेटा? अलग रजिस्ट्रेशन। यहां पे ध्यान बनाए रखो। अभी देखो क्या हुआ बेटा, अभी स्मिथ गुजरात का अलग से ऑब्टेन किया, स्मिथ गोवा का अलग से ऑब्टेन किया। अभी हम दोनों को है ना डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, दोनों का परमानेंट अकाउंट नंबर, कंपनी देखो फ्रेंड्स दोनों का परमानेंट अकाउंट नंबर सेम टू सेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का परमानेंट अकाउंट, दोनों का पान सेम टू सेम होगा विच इज परमानेंट अकाउंट नंबर। बट एज जीएसटी में आपने अलग से ऑब्टेन किया रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, इसका GSTIN अलग आएगा। पान बेस्ड है बट स्टेट का नाम बदल जाएगा, स्टेट का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इसका GSTN अलग आएगा, इसका GSTN अलग आएगा। एंड हम दोनों को मानेंगे। रियली में ऐसा नहीं है, रियली में ऐसा नहीं है, रियली में ऐसा नहीं है, बट हम दोनों को मानेंगे। वी आर डीमिंग देम टू बी व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले मुझे छोटी सी बात बताओ, मैं आपको ऐसा बोलूं कि मानो कि ये यूएस है, तो मैंने ट्रू बोला कि फॉल्स बोला? आप चैट बॉक्स में लिखो TKF। चलो फटाफट मैं ऐसा बोलूं, मानो कि ये यूएस है, हम अभी इंडिया में है, बट मैं ऐसा बोलूं कि मानो कि ये यूएस है, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फटाफट लिखना शुरू करो, TKF TKF। बोलो इट इज ट्रू के फॉल्स? मैं ऐसा बोलूं मानो कि ये यूएस है, तो इट इज एब्सोल्युटली अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज ये एक्चुअली में यूएस नहीं है, सो हमने माना कि ये यूएस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? यस नो? मैं ऐसा बोलूं कि मानो ये गुलाब है, लो गुलाब लो, मानो कि ये गुलाब है, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट के फॉल्स स्टेटमेंट? फटाफट लिखना शुरू करो, ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स। ट्रू। वाई ट्रू? बिकॉज ये तो एक्चुअली पानी की बॉटल है, ये गुलाब नहीं है फ्रेंड्स। अभी मैं ऐसा बोलूं मानो कि ये पानी की बॉटल है, तब क्या बोलेंगे? ट्रू के फॉल्स? आप क्या बोलेंगे? ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स, ट्रू के फॉल्स। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इसको मानने की जरूरत नहीं है, पानी की बॉटल है, ये तो एक्चुअली ही पानी की बॉटल है। आप समझ रहे हो जो बेटा मैं कहना चाहता हूं? मैं ऐसा बोलूं कि मानो कि ये कैलकुलेटर है, अरे डफोड़ ये कैलकुलेटर ही है, इसको मानने की जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? मैं ऐसा बोलूं मानो कि ये हमारा ICI का पेपर है, तो मैं ट्रू बोला बिकॉज ये एक्चुअली में तो कैलकुलेटर है, उसको हमने माना कि ये कोई पेपर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो अभी आप प्रैक्टिकली चेक करो कि ये स्मिथ लिमिटेड गुजरात हो कि स्मिथ लिमिटेड गोवा हो, एक्चुअली तो दोनों सेम ही है। एक्चुअली तो कंपनी तो एक ही है ना, इनकम टैक्स में कंपनी लॉ में तो एक ही होगा उसका रजिस्ट्रेशन, बट जीएसटी में हमने माना, हमने डीमिंग फिक्शन इंपोज किया, हमने माना कि दोनों कैसे है, सेम के अलग अलग। तो वी आर डीमिंग देम टू बी व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन। सो उसको हम बोलेंगे डीम्ड distinct person. Actually both are not distinct person. We are deeming them, we are assuming them to be what friends? Distinct persons. बोलो क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो आप समझने का प्रयत्न करें। जो हमने दोनों को अलग अलग मान लिया है तो उसका मतलब ऐसा होगा कि जो स्मिथ लिमिटेड गुजरात, स्मिथ लिमिटेड गोवा को गुड्स का के सर्विस का सप्लाई करे, इट विल बी लायबल फॉर व्हाट? GST। जो स्मिथ लिमिटेड गुजरात, जो स्मिथ लिमिटेड गोवा को सर्विस के गुड्स का सप्लाई करे, हमने माना है कि दोनों अलग अलग है, we are deeming them to be distinct person. So in this scenario
हम इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर व्हाट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली? चलो फ्रेंड्स, अभी सेक्शन 25 के रेफरेंस हमने क्या डिस्कस किया, वापस प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। रजिस्ट्रेशन, आपका जो दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम स्टेट में होगा, तो आपके पास रहेगा ऑप्शन टू ऑब्टेन व्हाट, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। और जो आपका दूसरा एस्टेब्लिशमेंट दूसरे कोई स्टेट में है, तो मैंडेटरी बेसिस के ऊपर सेपरेटली आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा हमारे वहां पे रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, क्या आपको करना पड़ा, सेपरेट स्टेट होगा तो करना पड़ेगा, सेम स्टेट है तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करके रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, तो हम दोनों को क्या मानेंगे, जितने भी आपने अलग अलग ऑब्टेन किए रजिस्ट्रेशन, उस एस्टेब्लिशमेंट को क्या मानेंगे, अलग 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 क्या मानेंगे, डीमिंग फिक्शन इंपोज किया, क्या मानेंगे, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम मानेंगे हम मानेंगे हम मानेंगे, बोथ आर व्हाट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। बोलो यहां तक क्लियर बेटा? एक बार यस लिख दो तो मुझे पता चले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहां तक क्लियर बेटा आपको? यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस नो? यस, शाबाश, एकदम जोरदार, सुपर डुपर कर रहे हो। चलो फ्रेंड्स, अभी प्रोविजंस के ऊपर आते हैं, विचार स्पेशल प्रोविजंस क्या कहते हैं बेचारे, आओ चेक करते हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस है ना बेटा, 5 सप्लायर्स को एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल टू 5 सप्लायर्स। कौन से 5 सप्लायर को एप्लीकेबल होगा? नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। ये 5 ही स्पेशल सप्लायर्स को ही ये कुछ स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लॉ ने कोई वर्ड यूज नहीं किया स्पेशल प्रोविजन, ये तो हमने यूज किया वर्ड, ये स्पेशल प्रोविजन है, बिकॉज कुछ अलग ही वो लोग मैकेनिज्म लेके आए हैं। सो अपना ध्यान बनाए रखा। बहुत रेयर केस में इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, पर जब पूछा जाएगा तो पूरा इंडिया बैठा होगा, खाली आप लिख रहे होंगे। सो अकॉर्डिंगली ध्यान बनाए रखो, सख्त ध्यान यहाँ पे। चलो 4 लोग में तो हमने पता ही था 4 लोगों के नाम, तो उसमें एक बंदे को ऐड किया गया विच इज टेलीकॉम ऑपरेटर। तो 5 सप्लायर कौन? 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। स्पेशल प्रोविजंस किसको एप्लीकेबल होंगे? 5 लोगों को। 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। ओके, कब? जरा चेक करो। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, मतलब गुड्स के सप्लाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सर्विस के सप्लाई की बात हो रही है फ्रेंड्स। एंड जनरली अभी आप सप्लायर का नीचे चेक करो तो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली, दे आर जनरली नॉट प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section 25। उसका मतलब ऐसा हुआ कि एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी है, लेट अस से LIC है, तो LIC गुजरात, LIC गोवा को सर्विसेज का सप्लाई कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? LIC गुजरात, LIC गोवा को सर्विस का सप्लाई कर रही है, तब जाके ये स्पेशल प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होंगे। अभी क्या स्पेशल प्रोविजन में वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, उसके अभी हम एप्लीकेबिलिटी नक्की कर रहे हैं, कौन से केस में ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होंगे उसका डिस्कशन अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कितने प्रोविजन, कितने सप्लायर हो गए? 5। 1 2 3 स्टार्ट। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। बोलो सप्लाइंग सर्विसेज टू देयर डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब ऐसा हुआ, चलो ये इंश्योरेंस कंपनी, बाद में बात करते हैं बैंकिंग कंपनी। एग्जांपल के तौर पे SBI गुजरात और ऐसा बोलो SBI अहमदाबाद, जिसने अलग से ऑब्टेन किया था रजिस्ट्रेशन, वो SBI सूरत को सर्विसेज का सप्लाई करती है, जहां का अलग से हमारे वहां पे है रजिस्ट्रेशन। ये ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? SBI सेम स्टेट में उसके अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स का चाहे तो अलग अलग ऑब्टेन कर सकती है रजिस्ट्रेशन। बोलो यस और नो? तो भी उसको क्या मानेंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो भी बोथ आर रिगार्डेड एज व्हाट? बोलो फटाफट, डिस्टिंक्ट पर्सन। नाउ हैपेंस व्हाट? SBI अहमदाबाद इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम? SBI सूरत। तो बोथ आर व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन। 5 लोग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपका टाइम लिमिट इनवर्स का जो होगा वो स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से होगा। नॉर्मली जो 45 डेज के, नॉर्मली जो 30 डेज हम फॉलो करते हैं, वो यहां पे फॉलो करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। याद करो, 5 सप्लायर में से 4 सप्लायर कौन से हैं? इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। हम कितने नंबर ऑफ डेज फॉलो करते थे? 45। याद आ रहा है बेटा? हम कितने नंबर ऑफ डेज फॉलो करते थे? बोलो फटाफट, 45। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर में नंबर ऑफ डेज फॉलो करते थे वो कितने थे? 3030। 5 में से 4 में फॉलो करते थे 45, एक में क्या फॉलो करते थे? 30। बट यहां पे आपको 45-30 डेज फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, आपके लिए कुछ फ्रेश स्पेशल लेके आए हैं। वो क्या लेके आए वो भी हमने नहीं देखा है, पर किसको ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, आई थिंक वो नॉलेज हमारे मन में अभी क्लियर है फ्रेंड्स। 5 लोग, 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इनवॉइस कब तक इश्यू करना है? आओ जरा चेक करते हैं, वापस एक बार ये पढ़ लो। 5 सप्लायर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25। मतलब LIC गुजरात, LIC गोवा को सर्विस का सप्लाई करे, SBI अहमदाबाद उसके दूसरे ही मतलब जो उसका सेम स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट था, जिसका उसने अलग से ऑब्टेन किया था रजिस्ट्रेशन, वो SBI सूरत को सर्विसेज का सप्लाई करती है। तो इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे?
आओ लिमिट जरा चेक करते हैं। टाइम लिमिट ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस, क्या उसकी रहेगी टाइम लिमिट? चलिए यहां पे चेक करो। पहला पॉइंट बहुत सिंपल, सेकंड पॉइंट थोड़ा समझने जैसा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच अ सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना आसान, कितना सिंपल। सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस का सप्लाई करेगा। यहाँ पे जब सर्विस का सप्लाई की बात हो रही है तो सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस का सप्लाई करेगा, तो वो जो सर्विस का सप्लाई करेगा वो सप्लायर इस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। सप्लायर रेसिपिएंट को जब सर्विस का सप्लाई करेगा तो उस ट्रांजैक्शन को सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। सप्लायर रेसिपिएंट को जब सर्विस का सप्लाई करेगा तो उस ट्रांजैक्शन को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। वो जो दिन रिकॉर्ड करेगा वो हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियरेस्ट स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स? यस नो? बोलो बेटा फटाफट चैट बॉक्स में, यस नो? सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो दिन यहां पे कंसीडर किया जाएगा। बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोलो यस नो? यस। और ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने जैसा है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, ये थोड़ा क्रिटिकल है, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। फ्रेंड्स हमारे वहां पे टोटल क्वार्टर आप चेक करो ना, तो कितने होंगे? 4 क्वार्टर। ओके, क्वार्टर 1 से लेके 4। फर्स्ट क्वार्टर हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर, हम कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते। हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो पहला होगा अप्रैल मई जून। सेकंड आएगा बेटा जुलाई से लेके सितंबर। थर्ड आएगा अक्टूबर टू दिसंबर। एंड लास्ट कौन सा आएगा? जन टू मार्च। बोलो क्लियर, एकदम पक्को। चल, हर एक क्वार्टर एक दिन खत्म होगा। यहां पे लिखूंगा एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर, अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून कब उसका एंडिंग पॉइंट आएगा, कब वो खत्म होगा? चैट बॉक्स में बताओ चलो फटाफट। एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। चलो फटाफट डेट बताओ, डेट बताओ। वाह शाबाश, एकदम जोरदार। इट इज फ्रेंड्स 30th जून। चलो सिमिलरली सेकंड क्वार्टर फटाफट बता दो। सेकंड क्वार्टर फटाफट बता, चलो चैट बॉक्स में 1 2 3 गो। 30th सितंबर। चलो थर्ड क्वार्टर फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। वाह एकदम जोरदार, 31 दिसंबर। लास्ट क्वार्टर चलो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। 31 मार्च। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वार्टर का एंड हुआ। सुनो केयरफुली, अभी जिस दिन को आपका सप्लाई है, जिस दिन को आपका सप्लाई है, एग्जांपल के तौर पे 14 फरवरी को आपका सप्लाई है, 14 फरवरी 2022 को आपका सप्लाई है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ये सप्लाई की डेट कौन से क्वार्टर में फॉल होती है। आप आइडेंटिफाई करेंगे सप्लाई की डेट कौन से क्वार्टर में फॉल होती है। तो बोलो बेटा कौन से क्वार्टर में फॉल होती है? तो कहिए सप्लाई की डेट फोर्थ क्वार्टर में फॉल होती है, जनवरी टू मार्च। यस नो? फोर्थ क्वार्टर में फॉल होती है। फोर्थ क्वार्टर का एंड कब आएगा? अरे वो अभी तो डिस्कस किया, इट इज 31 मार्च 2022। बोलो मानते हो बेटा इतनी बातें? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो? यस। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सप्लाई की डेट एग्जांपल के तौर पे 1 मई थी, 1 मई 2022। बोलो फर्स्ट में कौन से क्वार्टर में आएगा? ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो फर्स्ट में कौन से क्वार्टर में आएगा? क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। चलो फर्स्ट क्वार्टर की एक्सपायरी कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब आएगा? फर्स्ट क्वार्टर की एक्सपायरी कब होगी? चलो फटाफट बता दो मुझे। इट वुड बी 30th जून 2022। बोलो बेटा समझ रहे हो मेरी बातों को? यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो? यस, शाबाश। चलो थर्ड, सपोज सप्लाई की डेट है 12 जुलाई। सप्लाई की डेट है लेट अस से 12 जुलाई। बोलो ये कौन से क्वार्टर में आएगा? चलो चलो शाबाश, बोलो ये कौन से क्वार्टर में आएगा? तो ये सेकंड क्वार्टर में आएगा। बोलो उसका एंड कब आएगा? बोलो उसका एंड कब आएगा? बोलो पर चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, उसका एंड कब आएगा? शाबाश बेटा 31 दिसंबर नहीं होता हमारे वहां पे, सितंबर में खाली 30 नंबर ऑफ डेज होते हैं। अमेंडमेंट मत करो खुद से। चलो आंसर आएगा 30th सितंबर। चलो लास्ट आपको बता रहा हूं सप्लाई की डेट। सप्लाई की डेट जूम कर लेते हैं 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 2022। चलो मुझे बताओ सप्लाई कौन से क्वार्टर में आया?
सप्लाई का क्वार्टर बताओ, सप्लाई का क्वार्टर बताओ, तो थर्ड क्वार्टर आया। मुझे बताओ थर्ड क्वार्टर की लास्ट डे कौन सी होगी? थर्ड क्वार्टर का लास्ट डे कौन सा होगा? इट वुड बी 31 दिसंबर 2022। बोलो क्लियर है बेटा? बस लॉ ने ऐसा ही बोला, समझो क्या लिखा लॉ ने, जरा प्लीज चेक करो। बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर, बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर, बट क्वार्टर के एक्सपायरी के पहले, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे यूज किया गया है, इट इज बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, मतलब जिस दिन को आपने सप्लाई किया उस सप्लाई के क्वार्टर को आइडेंटिफाई करो, एंड वो क्वार्टर के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी एक्सपायरी को चेक करो, एंड वो एक्सपायरी के पहले आपको हमारे वहां पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, सपोज ये हमारी सप्लाई की डेट हो, तो ये उसका क्वार्टर हुआ, ये हमारा एंड ऑफ क्वार्टर हुआ, ये उसकी एक्सपायरी हुई इस दिन के पहले, इस दिन के पहले, इस दिन के पहले। वर्ड इज नॉट, words are not on or before, words are not up to। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, words are not up to, words are not on or before, words are just before, words are just before, words are just before। जरा ध्यान से चेक करो कौन से वर्ड को यहां पे यूज किया गया है, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम, एंड यहां पे आप वर्ड जरा चेक करो, गौर से चेक करो, तो वर्ड यहां पे यूज किया गया है बिफोर। जो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन को पूछा ना, तब दिल से खुश हो जाने का कि हमने जो पढ़ा क्या लेवल के ऊपर काम आया। आप समझ रहे हो ना कितनी गहरी बातें हैं? जरा प्लीज बरोबर समझने का प्रयत्न करें। कोई बुक में, कोई वीडियो में, पूरे इंडिया में कोई जगह पे इतना माइन्यूट डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो अभी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जरा शुरू हो जाओ, बोलो बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो दिन सप्लायर ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, जो दिन सप्लायर ने इस ट्रांजैक्शन को जो दिन रिकॉर्ड किया, और बहुत इंपॉर्टेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई इज मेड, मतलब जिस दिन को आपका सप्लाई है उसका क्वार्टर आइडेंटिफाई करो, एंड वो क्वार्टर की जब एक्सपायरी आती है उसके पहले उसके बिफोर आपको ये इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट बोलो बेटा हमारे वहां पे आने वाली है। एक दूसरी तीसरी जोरदार बात आपको बताऊं, बोलो ए और बी, बोलो विच एवर इज ए और बी, बोलो विच एवर इज ए और बी, बोलो विच एवर इज। जरा चेक करो तो बेटा क्या लिखा है लॉ में। ओह स्लाइड तो खत्म हो गई। बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई इज मेड। बोलो लॉ ने क्या लिखा, अर्लियर के लेटर? लॉ ने क्या लिखा? जरा बेटा मुझे चेक करके बताओ तो लॉ ने क्या लिखा। ये प्रोविजन आपके सामने ही, आपके स्क्रीन के ऊपर है। बोलो क्या लिखा लॉ ने, बोलो विच एवर इज। अरे कुछ लिखा ही नहीं, ना लिखा अर्लियर, ना लिखा लेटर। आपने चेक किया बेटा, ना लिखा अर्लियर, ना लिखा लेटर, ना लिखा अर्लियर, ना लिखा लेटर, ना लिखा अर्लियर, ना लिखा लेटर। तो लॉ ने बोला इट इज एट योर डिस्क्रिशन। जब लॉ में टाइम लिमिट ना दी हो तो लॉ यहाँ पे हमको ऑप्शन देता है कि आप ए वाला भी फॉलो कर सकते हो, अब बी वाला भी फॉलो कर सकते हो, एट योर डिस्क्रिशन। आप चाहो तो ए फॉलो करो, बिफोर और एट द टाइम सच सप्लाई रिकॉर्ड दिस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आप बी भी फॉलो कर सकते हो, बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड। तो हम क्या फॉलो करेंगे, अर्लियर वाला कि लेटर वाला? लॉ ने आपको ऑप्शन दिया कि आप जो चाहो वो फॉलो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए फॉलो करना हो तो ए फॉलो करो, बी फॉलो करना हो तो बी फॉलो करो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप क्या फॉलो करना प्रीफर करोगे, ए के बी, अर्लियर वाला के लेटर वाला? चलो फटाफट शुरू हो जाओ, आप क्या फॉलो करेंगे ये आंसर दो। उसके बाद में छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे पास एग्जांपल के तौर पे आपको देने के लिए कुछ पैसे हैं, मेरे पास आपको देने के लिए 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए है। मुझे बताओ, दो ऑप्शन देता हूं, 1 करोड़ रुपए मैं आज देता हूं, 1 महीने के बाद देता हूं। आप कब प्रीफर करोगे, आज के 1 महीने के बाद? फटाफट बताओ कब प्रीफर करोगे। ये रिप्लाई तो देखो आने शुरू है, धन धनाधन रिप्लाई आ रहे हैं। लुच्ची पब्लिक है, देखो तो जरा, टुडे आज। हाँ चलो दूसरी बात बताता हूं। सपोज आपको मुझे 10 रुपए देने थे, सपोज आपको मुझे 10 रुपए देने थे, दो ऑप्शन आप आइडेंटिफाई करना, आज के 1 महीने के बाद। आप 10 रुपए मुझे देने वाले हैं, आपके लेवल के हिसाब से मैं अमाउंट बोल रहा हूं, तो आज के 10 1 महीने के बाद। चलो फटाफट मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, कोई बैठा ना रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज। बोलो कब प्रीफर करोगे? वाह सब बात, ये सारे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ये 1 महीने के बाद पैसा मुझे आना चाहिए। ओके चलो सुनना, तो आप कितने लुच्चे हो,
हाइट ऑफ लुच्चीनेस इज देयर कि आपने आपका फायदा देखा। जब पैसे लेने की बात आई ना लुच्चे, जब पैसे लेने की बात आई ना तो आपने बोला आज आज अभी क्या अभी आज, एंड जब पैसे देने की बात आई तो क्या खाली 10 रुपए थे, खाली 10 रुपए थे, आपके लेवल के हिसाब से बोला था तो भी बोला 1 महीने के बाद हो, 1 महीने के बाद। आप समझे बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? सो आपने आपका फायदा देखा। लॉ ने यहाँ पे जब हमको ऑप्शन दिया है तो अब हमारा फायदा देखेंगे, हम क्या फॉलो करेंगे बेटा, ए और बी। हमारा फायदा किस में है, लेटर फॉलो करने में फायदा है या अर्लियर फॉलो करने में फायदा है। जितना ज्यादा टाइम लिमिट मिलेगा तो वो तो हम फायदा में उतना तो लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। लॉ ने एक्सप्रेसली नहीं बोला है कि विच एवर इज अर्लियर की विच एवर इज लेटर, लॉ ने एक्सप्रेसली नहीं बोला है कि विच एवर इज अर्लियर की विच एवर इज लेटर, बट यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं, पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, बिकॉज ये लॉ में नहीं लिखा है, हमने समझा हुआ है। ये लॉ ने नहीं लिखा, हमने खाली समझा हुआ है। सो इसको मैं डार्क हैंडराइटिंग से नहीं लिख रहा हूं। सो मैं क्या बोलूंगा, बोलो विच एवर इज लेटर। लॉ ने नहीं बोला है, लॉ ने नहीं बोला है विच एवर इज लेटर, ये तो हमने इंटरप्रेट किया हुआ है कि लॉ ने हमको ऑप्शन दिया तो हम जो बेनिफिशियल ऑप्शन होंगे वही ऑप्ट करेंगे। जैसे आप लुच्चों ने ऐसा किया तो हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो विच एवर इज लेटर। बोलो क्लियर बेटा, एकदम पक्कू, एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो फ्रेंड्स। क्लियर? चलो 5 सप्लायर 1 2 3 स्टार्ट। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25, मतलब एलआईसी गुजरात, एलआईसी गोवा को सर्विस का सप्लाई करे, एसबीआई अहमदाबाद, एसबीआई सूरत जिसने अलग से ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन उसको सर्विस का सप्लाई करे बेटा। तो इनवॉइस कब तक इशू करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे बिफोर और एट द टाइम सप्लायर record the same in his books of accounts or before expiry of quarter in which supply was made। जोर से नहीं बोलने का, बिकॉज उन्होंने तो ऑप्शन दिया है, हमने चूज किया कौन सा ऑप्शन, लेटर वाला। क्लियर? आओ एक दो एग्जांपल ट्राई करते हैं। आज तक पूछा नहीं है, कभी ना कभी 100% एग्जाम में चमक सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान बनाए रखो, कुछ रियल इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है फ्रेंड्स। चलो यस बैंक है गुजरात, यस बैंक है गोवा, चलो राजस्थान ले लेते हैं। ओके, यस बैंक गुजरात ने यस बैंक राजस्थान को सर्विसेज का सप्लाई किया फ्रेंड्स। जैसे मैं वेरी वेरी केयरफुली, यस बैंक गुजरात ने यस बैंक सर्विसेज को सर्विसेज का सप्लाई किया, तो ये यस बैंक गुजरात है वो कौन बनेगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लायर। यस बैंक राजस्थान कौन बनेगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। यस बैंक गुजरात सप्लायर, यस बैंक राजस्थान इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, रेसिपिएंट। चलो नाउ डेट of supply recorded by supplier in its books of accounts। तो कब इस ट्रांजैक्शन को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया, एग्जांपल के तौर पे 14 फेब 2022। तो 14 फेब को इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि भाई यस बैंक गुजरात ने यस बैंक राजस्थान को सर्विसेज का सप्लाई किया हुआ है। नंबर बी, व्हाट वाज डेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई को रिकॉर्ड करने की डेट अलग है, बट सप्लाई की डेट अलग हो सकती है, डेफिनेटली एब्सोल्युटली यस। तो सप्लाई की डेट थी एग्जांपल के तौर पे लेट अस से 15 अप्रैल 2022। प्रीवियस डेट भी हो सकती है, बाद की डेट भी हो सकती है, कोई भी डेट लो सीखना ही है। तो 15 अप्रैल वाज द डेट ऑफ रियल सप्लाई। चलो तो इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे बेटा, जरा ध्यान से। इनवॉइस शैल बी इश्यूड पॉइंट नंबर 1, इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा, इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा बेटा, बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब सप्लायर ये ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो दिन रिकॉर्ड करता है वो दिन, और उसके पहले, मतलब यहां पे ऐसा लिखूंगा बिफोर और एट द टाइम और ऐसा लिखू ऑन और बिफोर, ऐसा लिख देता हूं इट इज फ्रेंड्स ऑन और बिफोर। बोलो कौन सी डेट लिखो, तो इट इज 14 फेब 2022। तो मुझे ऑन और बिफोर 14 फेब 22 को ये इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और बोलो क्या बोलूंगा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड। इट इज बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई इज मेड। तो फ्रेंड्स सप्लाई का क्वार्टर कौन सा हुआ, बोलो फटाफट, अप्रैल मई जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर हुआ, बोलो बेटा यस और नो। उसका एंड कब आएगा, फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब आएगा, बोलो बेटा फटाफट, इट विल बी 30th जून। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं 30th जून।
30 जून 2022। बट यहाँ पे जो मुझे ध्यान से मेंशन करना है वो क्या मेंशन करना है बेटा, इट इज बिफोर, इट इज नॉट द वर्ड्स ऑन और बिफोर। माइन्यूटली ध्यान रखो ये वर्ड्स यहाँ पे कौन से यूज किया गया है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड। सो यहाँ पे वर्ड जो मैं यूज करूंगा वो ऑन और बिफोर होगा। यहाँ पे जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, इट वुड बी जस्ट बिफोर। एंड अकॉर्डिंग टू माय डिस्क्रिप्शन पॉइंट ए और पॉइंट बी में चाहूं वो फॉलो कर सकता हूं, बट आपको पता ही है कि हमारा बेनिफिशियल पॉइंट कौन सा होगा, तो पॉइंट नंबर 2 एंड अकॉर्डिंगली ये टाइम लिमिट हम हमारे वहां पे फॉलो करने वाले हैं। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल है। स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस के नो। 5 सप्लायर को स्पेशल प्रोविजन हमारे वहां पे एप्लीकेबल होंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स एक और छोटा सा एग्जांपल खास आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ध्यान से आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैं 2 मिनट आपकी वेट करूंगा, फटाफट इसका सॉल्यूशन आप डेवलप करो, बाद में आगे का डिस्कशन हम हमारे वहां पे कंटिन्यू करेंगे। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो पहले, जो बेटा वीडियो देख रहा है फटाफट अपने बुक में इसका कंप्यूटेशन करो, बाद में आगे का वीडियो आप देखेंगे, बाद में आगे का लेक्चर आप सुनेंगे। चलो फटाफट हमारे वहां पे हो जाओ शुरू। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5। वोडाफोन गुजरात सप्लाइड सर्विसेज टू वोडाफोन गोवा। मैंने आपको बताया ये सर्विसेज मतलब ये जो प्रोविजंस है वो 5 सप्लायर को एप्लीकेबल होंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर। ओके, ऑन 14 Feb 2021। तो सर्विस का सप्लाई कब हुआ बोलो बेटा, 14 Feb 2021। and the transaction was recorded in the books of accounts of Vodafone Gujarat, meaning thereby supplier के books of accounts में इस transaction को कब record किया गया बेटा, it was recorded on 1st May 2021। now we are required to determine time limit up to which invoice shall be issued। clear, done, बहुत सिंपल, बहुत आसान। नंबर ए, इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा बेटा, नंबर ए ऑन और बिफोर सप्लायर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कब सप्लायर इस ट्रांजैक्शन को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, जरा चेक करो। तो उसने इस ट्रांजैक्शन को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ऑन 1st May 2021। तो फ्रेंड्स यहां पे आएगा इट वुड बी ऑन और बिफोर 1st May 2021। बोलो क्लियर, पाकू, एकदम सिंपल, डन। और ध्यान से बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड। तो जरा चेक करो बेटा सप्लाई कब हुआ था, सप्लाई हुआ था 14 फरवरी को। आप समझ रहे हो ना, सप्लाई कब हुआ था बोलो बेटा फटाफट, 14 फरवरी को। 14 फरवरी मतलब कौन सा क्वार्टर आया, तो 4th क्वार्टर आया। 4th क्वार्टर का मतलब उसकी एक्सपायरी का दिन कौन सा होगा, 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, बोलो बेटा बिफोर 31 मार्च 2021। लॉ ने एक्सप्रेसिव नहीं बोला है कि फॉलो करो अर्लियर के लेटर, तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या फॉलो करेंगे, बोलो विच एवर इज लेटर। सो व्हाट सीम्स टू बी लेटर, इट इज 1st May 2021 सीम्स टू बी लेटर। बोलो क्लियर। आई थिंक स्पेशल प्रोविजंस में लगभग क्लैरिटी, लगभग क्या फुल क्लैरिटी आ गई होगी फ्रेंड्स। क्लियर, डन। चलो स्पेशल प्रोविजंस क्या कहते थे, एक बार फटाफट फास्टेस्ट एक बार शुरू हो जाओ तो आपको वापस एक बार याद आ जाए। 5 स्पेशल प्रोविजंस 1 2 3, 5 लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस 1 2 3 स्टार्ट। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर जब अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज का सप्लाई करेंगे, इनवॉइस कब तक इशू करेंगे बेटा, वो इनवॉइस इशू करेंगे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। वो इनवॉइस इशू करेंगे बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई इज मेड। लॉ ने कुछ नहीं बोला अर्लियर के लेटर, तो हम स्ट्रेट अवे क्या फॉलो करेंगे, विच एवर इज लेटर। क्लियर, डन। तो हमारा सेक्शन 31 इन डिटेल हमने डिस्कस कर दिया विद रेलेवेंट एप्लीकेबल रूल्स एज वेल। रूल 46, रूल 55, ये 2 रूल आपको याद रखना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस रूल नंबर 46, डिलीवरी चलन इट वाज रूल नंबर 55 फ्रेंड्स। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा, इट इज सेक्शन 34, इट इज क्रेडिट एंड डेबिट नोट। इट इज क्रेडिट एंड डेबिट नोट, सेक्शन 34। 2 सेक्शन बाकी है, 32 33 रिफर करनी। देखो ये रही, शुरू के ही खत्म हो जाएगी। ये रही सेक्शन 32, ये रही सेक्शन 33। एक एक स्लाइड की बेचारी मान सेक्शन है, तो वो तो फटाफट खत्म हो जाएगा, नॉट टू वरी। बट इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है इट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 34 क्रेडिट एंड डेबिट नोट। आओ जरा डिस्कशन शुरू करते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात ऑलवेज जीवन में याद रखो, हमारे वहां पे क्रेडिट नोट हो कि डेबिट नोट हो,
कौन से केस में कौन से नोट इश्यू करेंगे बाद में, 1 मिनट के बाद देखते हैं, बट आप अभी इतना समझो कि हमारे पे क्रेडिट नोट हो कि डेबिट नोट हो, ऑलवेज ध्यान में रखो, अकाउंटिंग को यहाँ पे मिक्स मत करना, अदरवाइज પછી खिचड़ी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लोचा हो जाएगा जीवन में। तो फ्रेंड्स हमारे पे क्रेडिट नोट हो कि डेबिट नोट हो, ऑलवेज कौन इश्यू करेगा? रजिस्टर्ड सप्लायर। जो भी हमारे वहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर होगा वो ऑलवेज क्या इश्यू करेगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे क्रेडिट के डेबिट नोट फ्रेंड्स। ओके, इसका डायरेक्ट आपको बताऊं, 1 मिनट, यहां पे लिखा हुआ है देखो, रजिस्टर्ड सप्लायर। जो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर होगा वो क्या इश्यू करेगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे आइदर क्रेडिट नोट के डेबिट नोट। ओके, तो ध्यान में रखने का कि हमारे वहां पे रेसिपेंट के ऊपर कोई, रेसिपेंट का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ क्रेडिट के डेबिट नोट। हमारे वहां पे कोई भी नोट हो, डेबिट नोट हो कि क्रेडिट नोट हो, ऑलवेज कौन इश्यू करता है? बोलो बेटा रजिस्टर्ड सप्लायर। मतलब ऐसा कंफ्यूजन कभी मत करना कि सप्लायर इश्यू करेगा डेबिट नोट तो सामने वाला इश्यू करेगा क्रेडिट नोट, सप्लायर इश्यू करेगा क्रेडिट नोट, सामने वाला इश्यू करेगा डेबिट। सामने वाला का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, रेसिपेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एनी नोट। हमारे वहां पे ऑलवेज 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 कौन इश्यू करेगा? रजिस्टर्ड सप्लायर। डेबिट नोट हो कि क्रेडिट नोट हो, ऑलवेज इट इज इश्यूड बाय हुम फ्रेंड्स? रजिस्टर्ड सप्लायर। अभी कब क्रेडिट नोट, कब डेबिट नोट, सिंपल वर्ड्स में समझो। कोई भी रीजन से, स्पेसिफिक रीजन से उसके, बट जनरल समझो, जनरली कोई भी रीजन से जो वैल्यू प्लस होगी ना बेटा, इनवॉइस की वैल्यू 100 थी, कोई कारणों इनवॉइस की वैल्यू प्लस हुई तो हम नया इनवॉइस नहीं बनाएंगे उसको। सपोज इनवॉइस की वैल्यू हो गई 130 रुपीज। ओके, तो जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज हुए ना, आप समझे ना, प्लस जो 30 रुपीज हुए ना, वो प्लस 30 रुपीज के लिए हम अलग इनवॉइस नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन तो खत्म हो चुका है, वो सप्लाई तो खत्म हो चुका है। कोई कारणवश उसकी वैल्यू में प्लस हुआ है, कोई रीजन से उसकी वैल्यू प्लस हुई है, तो वो अमाउंट को प्लस करने के लिए, अमाउंट को प्लस करने के लिए जो नोट हम इश्यू करेंगे, जो नोट रजिस्टर्ड सप्लायर इश्यू करेगा, वो कौन सी होगी बेटा? डेबिट नोट। बोलो कौन सी नोट इश्यू करेंगे? बोलो बेटा फटाफट, डेबिट नोट। एंड कोई कारणों वैल्यू में रिडक्शन आया, वैल्यू हो गई एग्जांपल के तौर पे 60 रुपीज, मतलब कितना माइनस हुआ? तो 40 माइनस हुआ, तो 40 को कंपनसेट करने के लिए जो रिमेनिंग नोट होगी, बोलो वो कौन सी होगी? क्रेडिट नोट। समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? यस नो? इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में समझो, वैल्यू प्लस 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 डेबिट नोट, माइनस 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 क्रेडिट नोट। तो जो वैल्यू में पॉजिटिविटी है तो डेबिट नोट, नेगेटिविटी है तो क्रेडिट नोट, बट ऑलवेज कौन इश्यू करेगा? रजिस्टर्ड सप्लायर। इतना मगज में फिट कर दो। चलो शुरू हो जाओ, बोलो वैल्यू प्लस हुई, लिखना शुरू करो फटाफट। डेबिट नोट के क्रेडिट नोट वैल्यू हुई प्लस 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 प्लस, बोलो फटाफट डी के सी, बोलो डी के सी, बोलो वैल्यू वैल्यू प्लस हुई प्लस हुई प्लस हुई प्लस हुई प्लस हुई, बोलो डी के सी डी के सी डी के सी डी के सी डी के सी। चलो शुरू हो जाओ। वैल्यू माइनस हुई, बोलो अभी कौन सी नोट? डी के सी डी के सी डी के सी डी के सी डी के सी, बोलो वैल्यू माइनस हुई माइनस हुई माइनस हुई माइनस हुई माइनस हुई माइनस हुई, क्रेडिट नोट। क्लियर? डन? चलो तो कौन से कारण वैल्यू माइनस हो सकती है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम जो नोट इश्यू करेंगे वो आपको पता चल चुका है, इट इज फ्रेंड्स नथिंग बट क्रेडिट नोट। चलो तो वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, ये भी क्या है वो भी आपको समझाता हूं, बट अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हम इश्यू कर पाएंगे क्रेडिट नोट। आओ उसके सर्कमस्टेंसेस को समझने का प्रयत्न करते हैं। चलो सिचुएशन नंबर 1 फ्रेंड्स, इनवॉइस में जो वैल्यू थी ना वो 100 थी, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? तो क्या 60। सर ऐसा कैसे हुआ? जो क्वालिटी के गुड्स भेजने थे ना वो क्वालिटी के गुड्स गए नहीं। आपने मांगा था मुझसे पिंक कलर, मैंने भेज दिया समझो ना ब्लैक कलर एग्जांपल के तौर पे, तो ब्लैक कलर की वैल्यू कम होती है, पिंक कलर की वैल्यू ज्यादा होती है। अब आपने मुझे क्या बोला? सर एक काम करो, ब्लैक कलर बाद में हमको लेना ही था तो अभी ये रखो, बट इनवॉइस की वैल्यू तो चेंज होगी ना, बिकॉज मैंने चार्ज किया था पिंक कलर के लिए। आप समझ रहे हो ना? पिंक कलर की वैल्यू ज्यादा है, ब्लैक कलर की वैल्यू कम है। ओके, तो पिंक कलर की वैल्यू कितनी थी? तो 100, ब्लैक की वैल्यू थी एग्जांपल के तौर पे 60। मैंने आपको पिंक की जगह ब्लैक कलर भेज दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब आप प्रैक्टिकली चेक करो तो लोचा क्या हुआ? लोचा ऐसा हुआ कि आपको 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 पिंक की जगह मिल गया ब्लैक कलर, बट आपको ब्लैक कलर चाहिए ही था, तो आपने गुड्स रिटर्न मुझे नहीं किया। आप समझे? आपने गुड्स रिटर्न मुझे नहीं किया। आपने क्या बोला? सर एक काम करो, कलर कलर ही है, ये चाहिए ही था बाद में, आज दिन तो 1 दिन तो 2 दिन 3 4 5 दिन के बाद चाहिए था, एक काम करो ये एज इट इज रखो।
तो मैं इनवर्स चेंज नहीं करूंगा, उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आया उसको मैं कंपनसेट करूंगा एंड एक्चुअल वैल्यू जो 60 रुपीज आई, तो ये कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा वो कौन सी अमाउंट की होगी, बोलो 4040। अब समझे बेटा जो मैं कहना चाहता हूं, बोलो यस और नो। यस, कभी कभी ऐसा हुआ क्वांटिटी थोड़ी प्लस माइनस होगी, क्वालिटी सेम टू सेम थी, पिंक कलर का पिंक कलर ही था, बट मैंने इनवर्स 100 रुपए का बना दिया था। एग्जांपल के तौर पे मुझे 100 रुपए के लिए आपको ये 10 लीटर ये पिंक कलर भेजना था, पर 10 लीटर की जगह एग्जांपल के तौर पे खाली 6 लीटर ही निकला। समझे, ध्यान नहीं रहा, मेरा XYZ रीजन थी, ध्यान नहीं रहा, तो मैंने 6 लीटर ही आपको लेटर से ये पिंक कलर भेज दिया, तो 40 रुपीज का मैं क्या इश्यू करूंगा, बोलो फटाफट, क्रेडिट नोट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे, सुनना केयरफुली। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। टेक्निकली कैसे बोलना है, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। साची बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हुआ क्या, इनवॉइस था 100 रुपए का, यहां पे लिख दू वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, चलो नंबर 2, इनवॉइस था 100 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी का रेट था 18%, सो जीएसटी कितना आया, बोलो बेटा 18 रुपीज। सब्सिक्वेंटली ऐसा हुआ कोई कारणों जीएसटी का रेट बदल गया, इनवॉइस की वैल्यू चेंज नहीं हुई बेटा, इनवॉइस की वैल्यू ना इनवॉइस की वैल्यू सेम टू सेम है, इनवॉइस की वैल्यू सेम टू सेम है, उसके रेट में बदलाव आया, उसका रेट में रिडक्शन आया, रेट हो गया एग्जांपल के तौर पे समझो ना 5%, तो बोलो अभी जीएसटी कितना हो जाएगा हमारा, इट इज 5 रुपीज। जो पहले हमारा वहां पे 18 हुआ करता था उसकी जगह कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट 5 रुपीज। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम जो नोट इश्यू करेंगे, वैल्यू इनवॉइस में जो टैक्स है वो एक्चुअल वैल्यू से, वो एक्चुअल टैक्स से ज्यादा है। अब समझ रहे हो ना, इनवॉइस में जो टैक्स है वो एक्चुअल टैक्स से ज्यादा है, तो जो 13 रुपीज को कंपनसेट करने के लिए जो नोट आपको इश्यू करूंगा, बोलो वो कौन सी नोट होगी, बोलो फटाफट, क्रेडिट नोट। क्लियर बेटा, एकदम पक्कू। सो यहां पे ऐसा लिखो, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई। इनवॉइस में टैक्स ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई के ऊपर का टैक्स। क्लियर, चलो फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, 4 सिचुएशन तक पहुंचना है, 2 तो हमारी होगी, बरोबर है। चलो फर्स्ट, वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। नंबर 2, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई। चलो फिर एक बार मेरे साथ बोलना शुरू करो, 1 2 3 स्टार्ट। टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सॉरी पहला केस, वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकंड केस, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सच सप्लाई। क्लियर, चलो थर्ड आएगा। फ्रेंड्स अभी क्या हुआ पता है, मैंने आपको सेल्स किया था, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, मैंने आपको सेल किया था, अब मैंने आपको सप्लाई किया था, एंड वो गुड्स आपने मुझे रिटर्न कर दिया, वो गुड्स उसका कुछ क्वांटम आपने मुझे रिटर्न कर दिया। तो फ्रेंड्स इनवॉइस की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, तो उसको कंपल्स वैल्यू अल्टीमेट रिडक्शन आया कि नहीं आया, अल्टीमेट वैल्यू में रिडक्शन आया कि नहीं आया। एग्जांपल के तौर पे इनवॉइस की वैल्यू थी, समझने का प्रयत्न करो, इनवॉइस की वैल्यू थी लेटर से 100 एंड जो सेल्स रिटर्न आया वो कितने का आया, लेटर से समझो ना 20 का सेल्स रिटर्न आया, तो यहां पे इनवॉइस की वैल्यू में क्या आया, रिडक्शन। तो मैं जो क्रेडिट नोट आपको इश्यू करूंगा वो 20 की इश्यू करूंगा, मतलब सेल्स रिटर्न इज अगेन अ कॉज फॉर इश्यूइंग व्हाट फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट। यस नो, यस। चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में धीरे धीरे, होले होले। चलो फिर एक बार 3 केस हो गए, 4 तक पहुंचना है। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, 1 2 3 स्टार्ट। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स आपने जो मुझे सप्लाई किया ना वो डेफिशिएंट नेचर में था, क्वालिटी बरोबर नहीं थी यार, मजा नहीं आई आपके सर्विसेज में। जो हमारे बीच में नक्की हुआ था वो क्वालिटी की सर्विस नहीं थी, वो क्वालिटी का गुड्स नहीं था, पूरे पैसा नहीं दूंगा यार ना। जो नक्की हुआ था वो बहुत एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, आपने बरोबर परफॉर्म नहीं किया यार, माइनस कर दूंगा। इनवॉइस बन चुका था, बट एक्चुअल अमाउंट थोड़ी माइनस होगी, तो मैं आपको जो कंपनसेट करने के लिए नोट इश्यू करूंगा, बोलो कौन सी होगी, बोलो फटाफट, क्रेडिट नोट।
बोलो क्लियर, एग्जैक्ट समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूं, बोलो यस और नो। यस, चलो जरा चेक करो यहाँ पे कौन से केस में हम इश्यू कर पाएंगे क्रेडिट नोट, ये पढ़े उसके पहले 4 सिचुएशन मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सेल्स रिटर्न, डेफिशिएंट सप्लाई। ये 4 सिचुएशन में हम क्या इश्यू करेंगे, बोलो बेटा फटाफट, क्रेडिट नोट। चलो जरा चेक करो प्लीज। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमने प्रेम से बोला वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्स चार्ज्ड इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो हमने प्रेम से बोला टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई। नेक्स्ट आएगा वेयर गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय रेसिपिएंट। तो हमने इसको प्रेम से बोला सेल्स रिटर्न, बोलो क्लियर। एंड लास्ट वेयर गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी व्हाट, डेफिशिएंट, जिसको हमने प्रेम से बोला डेफिशिएंट सप्लाईज। क्लियर। तो हम क्या इश्यू करेंगे, बोलो बेटा इसको कंपनसेट करने के लिए बोलो फटाफट क्रेडिट नोट। चलो चेक करो यहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर of goods or service or both may issue one or more credit note for supplies made in a financial year to the recipient of goods or service or both. क्लियर। तो ये वन और मोर वाला क्या इंटरप्रिटेशन है, यहां पे वन और मोर वाला क्या इंटरप्रिटेशन है, अब जरा उसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा मजा आएगी आपको समझने जैसा पॉइंट है। देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, पहले 4 केस, पहले छोटी सी बात, सेक्शन कौन सी बोलो फटाफट, 34। सेक्शन कौन सी 34, सेक्शन कौन सी 34, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। कौन इश्यू करेगा, दोनों में से कोई भी नोट हो, क्रेडिट नोट हो के डेबिट नोट हो, ऑलवेज कौन इश्यू करता है, बोलो फटाफट वहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्रेडिट नोट हो के डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो के डेबिट नोट हो, बोलो ऑलवेज 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 कौन इश्यू कर पाएगा, बोलो फटाफट वहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर। ओके चलो, जनरली वैल्यू प्लस होगी तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। जनरली वैल्यू प्लस होगी तो डीकेसी 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 डी 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 एंड वैल्यू माइनस 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 हुई तो डीकेसी 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 सी। क्लियर। चलो 4 सिचुएशन वेयर वी विल बी इशूइंग क्रेडिट नोट। सिचुएशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सेल्स रिटर्न, डेफिशिएंट सप्लाई। हम क्या इशू करेंगे, बोलो बेटा फटाफट क्रेडिट नोट। आईसीएआई ने हमारी एग्जाम में स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सर्कमस्टेंसेस वेयर वी इश्यू व्हाट, क्रेडिट नोट। एक बार आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको और पता चलेगा बेटा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम इश्यू करते हैं हमारे वहां पे क्रेडिट नोट। ऐसा क्वेश्चन जरा हमारे वहां पे पूछा गया था, आई थिंक इट वाज मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ अवर जीएसटी। बताता हूं देखो बेटा आपको, एक काम करो, इच्छा हो जाएगी सॉल्व करने की, फटाफट फटाफट। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, बट आप ये सॉल्व करो तो चलो फटाफट। पहले ये बी पॉइंट डिस्कस करो तो बेटा, बी पॉइंट 3 मार्क 40 में से 3 मार्क बी पॉइंट। फर्स्ट का आंसर लिखो, सेकंड का आंसर लिखो, चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपकी। जो वीडियो देख रहे हैं फटाफट अपने बुक में लिखेंगे बेटा। चलो फटाफट B1 B2 शुरू हो जा, सॉल्व करो बेटा फटाफट, पहले 1 પછી 2। सॉल्व करो बेटा फटाफट। आंसर लिखो बेटा, चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखो, बुक में आंसर लिखो।
करो स्टार्ट. फर्स्ट, डिटरमाइन विद रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर ए, रजिस्टर्ड पर्सन shall issue separate invoice for supplying both taxable as well as exempt goods to unregistered person. Registered person will be issuing separate invoice, taxable का अलग, exempt का अलग, to unregistered person. आंसर क्या आएगा? false. बिकॉज याद करो बेटा, रेफरेंस यहां पे देना चाहूंगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, बॉम्बे. याद आ रहा है बेटा? 31(3)(b, जिसने क्या बोला कि सप्लाई आपका टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट हो, रजिस्टर्ड पर्सन को हो, तो अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट. टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई. बट इफ इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप जो डॉक्यूमेंट इश्यू करेंगे ना बेटा, याद करो वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. याद आ रहा है बेटा? वो बोलो, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? सीटीआई नहीं होगा बेटा, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. याद आई बेटा आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, याद आ रहा है बेटा आपको? इज्जत मत निकालो मेरी लाइव में. इट इज फ्रेंड्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. जो डॉक्यूमेंट हम इश्यू करेंगे, इट वुड बी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई होगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई. बट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. क्लियर? पाक्कू? चलो सेकंड एग्जांपल. A non-banking finance company can issue CTI at the end of the every month for supplied made during that month. बोलो ट्रू क्या फॉल्स? बोलो ट्रू क्या फॉल्स? NBFC can issue consolidated tax invoice, मतलब वो इश्यू कर सकती है CTI at the end of the month for supplied made during the month. It is absolutely true. जो मैंने आपको कल ही बताया था, लास्ट सेशन में ही आपको बताया था. ये चार लोग हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, बेटा उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं. ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? विद इन 45 डेज इनवॉइस इशू कर दो. एंड सेकंड क्या है? इनवॉइस इशू कर, मतलब वो इनवॉइस इशू करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर ऑल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ. फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो इनवॉइस होगा वो कौन से नेचर में होगा? तो सीटीआई नेचर में होगा. एक ही इनवॉइस आपको बना के देंगे एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर ऑल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ. बोलो क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा हमारे लिए? ट्रू. चलो फ्रेंड्स, ये ट्राई करो. 11A, लिमिट्स शायद पूरा नहीं हो तो उससे आप थोड़ा इग्नोर करना. लिमिट्स पूरा नहीं हो तो बेटा उसको आप इग्नोर करना. 11A 4 मार्क्स के लिए. चलो चेक करो 1 and 2. फटाफट चैट बॉक्स में अपने अपने बुक में इसका आंसर लिखो मेरे डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. चलो बेटा हो जाओ शुरू. आंसर लाओ बेटा फटाफट. चलो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. लिमिट्स पूरा नहीं होगी बेटा. ये 20 lakhs की जगह अभी हो चुका है पंजाब में. सर्विस में तो 20 lakhs ही है, बरोबर ही है. आई थिंक परफेक्ट ही. आई थिंक लिमिट में कोई चिंता नहीं है बेटा. चलो परफेक्ट लिमिट्स है. डन. आपको आंसर आपको फटाफट. चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चलो शुरू करूं मैं. 11A फॉर 4 मार्क्स. व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? जरा चेक करो. अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मधु लिमिटेड एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके, तो सर्विस का सप्लाई कर रही है इन द स्टेट ऑफ पंजाब. एक्सीडेड 20 lakhs ऑन 25th August. तो 25th August को वो क्या बन गया? बोलो बेटा हमारे वहां पे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. It applies for registration on 19th September. So application for registration is on 19th September and it is granted certificate of registration on 29th September. क्लियर? तो मुझे बताओ विद इन 30 days है कि नहीं है? एब्सोल्युटली विद इन 30 days है. एंड देयरफॉर योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी व्हाट? डेट ऑन व्हिच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. मतलब 25th August को बन जाएंगे हमारे वहां पे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड देयरफॉर दिस विल बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. बोलो क्लियर? तो फर्स्ट में आएगा 25th August. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be your answer if in the above scenario Madhu Limited submits the application for registration on 27th September?
लेट हो गया, बाप रे बाप, एंड इट इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन 5th of October। बोलो तो क्या होगा इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आपका जो इफेक्टिव दिन होगा वो हो जाएगा डेट ऑन विच सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड टू यू, मीनिंग दैट 5th October इज गोइंग टू बिकम व्हाट, योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो बेटा एकदम क्लियर, चकाचक। थर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो, हम उस क्वेश्चन के ऊपर थे कि जिस क्वेश्चन को पूछा गया था फॉर क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेक्शन कौन सी बोलो बेटा फटाफट, 34। एक बार फटाफट बोल देता हूं, वापस एक बार याद करो, सेक्शन 34। कौन हमारे वहां पे इश्यू करेगा क्रेडिट नोट को, डेबिट नोट, ऑलवेज रजिस्टर्ड सप्लायर हमारे वहां पे इश्यू करने वाला है क्रेडिट नोट के डेबिट नोट। पॉइंट नंबर 2, 4 सिचुएशन में हमारे वहां पे इश्यू की जाएगी क्रेडिट नोट। बोलो सिचुएशन नंबर 1, मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें, वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सेल्स रिटर्न डेफिशिएंट सप्लाई। बोलो क्या इश्यू करेंगे, बोलो फटाफट, क्रेडिट नोट। क्लियर, चलो आई थिंक इसी पेपर में होगा वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आपको याद हो तो, अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज लखन, याद आ रहा है बेटा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो इसमें भी नहीं है, बाप रे बाप। देखो पहला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर का, चलो नेक्स्ट पेपर में होगा होपफुली, लगभग मिल जाएगा, चिंता ना करो। मुझे जो क्वेश्चन बताना है वो आपको बता ही, ये रहा, जरा चेक करो, बी फॉर 5 मार्क्स, बी फॉर 5 मार्क्स, जरा चेक करो। लिस्ट आउट सिचुएशंस, क्या पूछता है आईसीए, जरा चेक करो। लिस्ट आउट सिचुएशंस इन विच क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में बी इश्यूड अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर हाउ मेनी मार्क्स, बिग 5 मार्क्स। तो उसमें क्रेडिट नोट की 4 सिचुएशन मैंने आपको समझा दी, वापस एक बार बार लगातार मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां पे याद, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां पे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और हमारी बैच से कौन बोलेगा ये 4 सिचुएशन, चलो फटाफट जरा मुझे मदद करो। तो हमारी बैच से कौन सिचुएशन बोलेगा, 4 और 4, मैंने तो 4-5 बार बोल दिया। हमारी बैच से अभी कौन बोलेगा, चलो फटाफट मुझे बताओ, चैट, अरे हैंड रेस करो बेटा, चलो फटाफट। वाह कितने सारे लोग, बाप रे बाप। सुमन बेटा चलो आप ट्राई करो तो। यस सर। सर क्रेडिट नोट विल बी इशूड इन 4 सिचुएशंस। क्रेडिट नोट बेटा, क्रेडिट नोट, हाँ क्रेडिट नोट, हाँ यस। फर्स्ट, वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वाह। सेकंड, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई। वाह थर्ड, सेल्स रिटर्न। एंड फोर्थ, डेफिशिएंट सप्लाई। क्या बात है, गजब कर दिया, एकदम जोरदार, शाबाश। चलो फ्रेंड्स अभी मुझे कुछ यहाँ पे आगे बात आपको बतानी है कि जरा यहाँ पे ये वन और मोर वाला समझाता हूँ। उसके पहले याद करो, एक हमने चैप्टर डिस्कस किया था विच वाज वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ऐसे क्वेश्चंस मिक्स करके पूछता है, जो रेफरेंस के साथ पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी का लेवल ही बदल जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद करो, उस सर्कुलर में हमने थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा हो तो, इस सर्कुलर हमने देखो ये 3 टाइप के डिस्काउंट को डिस्कस किया था, याद करो। फर्स्ट वाज स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, याद आ रहा है बेटा आपको, याद आ रहा है स्टैगर्ड डिस्काउंट, ये सर्कुलर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। बाय मोर सेव मोर मतलब 5,000 की खरीदी के ऊपर 10%, 10 के ऊपर 15%, 20 के ऊपर 30%, याद आ रहा है बेटा आपको। तो ये इनवॉइस में ही प्रोवाइड किया जाएगा, दिस डिस्काउंट्स आर इटसेल्फ शोन इन द इनवॉइस। तो ये वाइल सप्लाई डिस्काउंट हुआ, तो वैल्यू में से क्या करेंगे, सिंपली माइनस। याद आ रहा है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो, यस। बाद में याद करो, इट वाज पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, मतलब एक अभी आपने 1000 क्वांटिटी परचेस की, अभी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब आप पूरे साल भर में 10,000 तक पहुंचेंगे तो पूरे आपके क्वांटिटी के ऊपर आपको जो भी इनवॉइसेस इश्यू किए गए होंगे उसको आपको अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, विच वुड बी एडिशनल इन नेचर। तो यहां पे क्या होगा, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है तब जाके ये डिस्काउंट मिलेगा, एंड जो बाकी की कंडीशंस भी जो सेटिस्फाई हो चुकी होगी, बाकी कंडीशन कौन सी थी, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। बाकी कंडीशन कौन सी थी, याद करो, बाकी कंडीशन कौन सी थी, इनवॉइस वाइज होना चाहिए डिस्काउंट, एंड रेसिपिएंट आईटीसी का प्रोपोर्शनल रिवर्सल करता होना चाहिए। फ्रेंड्स याद आ रहा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स याद आ रहा है बेटा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। तो यहां पे हो गया ये पीरियोडिक डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट, तो उसको भी वैल्यू में से क्या करते थे, माइनस। याद करो बेटा। नेक्स्ट इट वाज सेकेंडरी डिस्काउंट, इसको वैल्यू में से माइनस करते नहीं है, क्यों, बिकॉज दिस डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई ऑलरेडी ओवर। तो ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे सप्लाई को, सॉरी ऐसे डिस्काउंट को हम वैल्यू में से माइनस करते नहीं है।
वैल्यू में से माइनस नहीं किया, जो उसको वैल्यू में से माइनस नहीं किया, तो क्या उसके लिए हम क्रेडिट नोट इश्यू कर पाएंगे? मीनिंग देयर बाय एग्जांपल के तौर पे मेरी इनवॉइस वैल्यू थी 100 रुपए, उसमें मैंने आपको दिया सेकेंडरी डिस्काउंट कितने का, तो एग्जांपल के तौर पे 20 रुपीज, तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में से हम 20 को लेस करेंगे? ना, इनवॉइस की वैल्यू 100 है, भले सेकेंडरी डिस्काउंट दिया उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंसीडरेशन डेफिनेटली कम आएगा, पर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर पाएंगे नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी तो पूरा ही लगेगा। तो आप मुझे आंसर देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, अपने बुक में आंसर देंगे, क्या ये सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए मैं इश्यू कर पाऊंगा क्रेडिट नोट? क्या ये सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए मैं इश्यू कर पाऊंगा क्रेडिट नोट? ना 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 ना, क्यों ना? बिकॉज मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी, मेरा इनवॉइस की वैल्यू भी 100 रुपए है, मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी 100 रुपए है, तो दोनों 100 रुपए ही है, 20 रुपए को माइनस कर ही नहीं सकते फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए हम क्रेडिट नोट इश्यू कर पाएंगे नहीं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो? आजा माजी, पता चल रहा है बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? यस नो? जरा चेक करो वेदर क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट। एब्सोल्युटली ना। व्हाई ना? बिकॉज secondary discounts are not reduced for determining value of supply। क्लियर? वैल्यू ऑफ सप्लाई माइनस होता तो डेफिनेटली इनवर्स की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू सप्लाई से ज्यादा हो जाती, तो उस केस में हम उसको कंपनसेट करने के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, पर सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए हम क्रेडिट नोट इश्यू कर पाएंगे नहीं। बोलो क्लियर है? एकदम पक्कू? डन है बेटा? क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक छोटी सी और बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, हुआ क्या पता है? इनवॉइस नंबर 201, इनवॉइस नंबर 202, इनवॉइस नंबर 203, हर एक की वैल्यू आपको बता दूं। 201 की वैल्यू थी 1 लाख रुपी, 202 की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, इसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, तीन में कोई भी कारण से रेट में चेंज आया, समझो ना, यहां पे एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी हम कंप्यूट कर ही देते हैं, लेट अस से 18,000 ऑफ रुपीज, यहाँ पे 18% कॉमन एज्यूम करते हैं, तो इट वुड बी 18,000, 36,000 एंड 54,000 ऑफ रुपीज। कोई भी कारण सर, ये इनवर्स में जीएसटी था, कोई भी कारण सर रिडक्शन आया जीएसटी के रेट में, सो एक्चुअल जीएसटी हो गया सपोज 5%, मीनिंग देयर बाय 5,000 ऑफ रुपीज, देन इट वाज 10,000 ऑफ रुपीज, देन इट वाज 15,000 ऑफ रुपीज। बोलो क्लियर? अभी मेरा क्वेश्चन हमारी इंटेलिजेंट बैच को ऐसा है, प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा है कि 201 मैं यहां पे इश्यू करूंगा क्रेडिट नोट 13,000 रुपीज की, यहां पे इश्यू करूंगा क्रेडिट नोट 26,000 रुपीज की, एंड यहां पे इश्यू करूंगा 54 माइनस 15, इट वुड बी 39,000 ऑफ रुपीज। बोलो जीवन में कोई तकलीफ ना बेटा? आप समझ रहे हो मेरी बातों को? बोलो यस और नो? मैं इश्यू करूंगा क्रेडिट नोट वर्थ रुपी 13,000 फॉर फर्स्ट इनवॉइस, 26,000 for second invoice and 39,000 for third invoice। yes no? yes। now what is my important question to you? क्या ऐसा कर सकता हूं इस इनवॉइस के सामने ये क्रेडिट नोट, इस इनवॉइस के सामने ये क्रेडिट नोट, एंड इस इनवॉइस के सामने ये क्रेडिट नोट? अरे ऐसा तो कर ही सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हम कर रहे हैं? बट ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस ये तीन का टोटल 13 प्लस 26 प्लस 39, मीनिंग देयर वाज 78,000 की सिंगल क्रेडिट नोट। ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल? ये पॉसिबल के नॉट पॉसिबल के लिए आप ये समझने का प्रयत्न करें। वेयर, सुना केयरफुली, कितना ब्यूटीफुली डॉन ने लिखा गया है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इश्यूड, तो वन और मोर टैक्स इनवॉइस था कि नहीं था? तो कहता वन और मोर टैक्स इनवॉइस था। have issued for supply of goods or service or both, and value in invoice is greater than value of supply, tax in invoice is greater than tax on supply if there is sales, if there is deficient supply, तो registered supplier of goods or service or both may issue, क्या लिखा है, क्या लिखा है? one or more। उसका मतलब मैं चाहूं तो अलग अलग भी इश्यू कर सकता हूं क्रेडिट नोट,
एंड में चाहूं तो एंड में चाहूं तो एंड में चाहूं तो सिंगल भी इश्यू कर पाऊंगा क्रेडिट नोट, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, ऐसा पॉसिबल वहां पे हो पाएगा फ्रेंड्स। बोलो समझे जो मैं कहना चाहता हूं? बोलो यस और नो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 3 इनवॉइस के सामने एक क्रेडिट नोट, 3 इनवॉइस, 5 इनवॉइस, 50 इनवॉइस के सामने एक क्रेडिट नोट। बोलो पॉसिबल नॉट पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल। क्लियर बेटा? पक्कू? डन? चलो कुछ और बातें करते हैं। इनवॉइस नंबर था 404, उसकी जो इनवॉइस वैल्यू थी ना बेटा वो थी एग्जांपल के तौर पे 5 करोड़। ओके, अभी इसके लिए मुझे इश्यू करना है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। इसकी वैल्यू में रिडक्शन 1 करोड़ रुपए का या कोई भी कारण, डेफिशिएंट सप्लाई था, सेल्स रिटर्न था, कोई भी कारणों 1 करोड़ का लेटर से रिडक्शन आया, बट 1 करोड़ की मैं सिंगल इश्यू नहीं करना चाहता हूं क्रेडिट नोट, मैं टुकड़े 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 इश्यू करना चाहता हूं क्रेडिट नोट। मतलब 30 लाख की एक क्रेडिट नोट, 30 लाख की एक क्रेडिट नोट, 40 लाख की तीसरी क्रेडिट नोट, ऐसे अकॉर्डिंगली मैं 1 करोड़ की इश्यू करना चाहता हूं क्रेडिट नोट। तो ओके, तो यहां पे क्रेडिट नोट अलग अलग अलग, बोला ऐसा कर सकता हूं? ये भी कर सकता हूं, एब्सोल्युटली यस। बिकॉज यहां पे क्या लिखा गया है, जरा वापस एक बार गौर से चेक करो तो क्या लिखा गया है, वेयर one or more tax invoices have been issued, so registered supplier can issue one or more credit note। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल इनवॉइसेस के सामने एक क्रेडिट नोट, ऐसा भी हो सकता है कि एक इनवॉइस के सामने मल्टीपल क्रेडिट नोट। इनसे 1-to-1 कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोई प्रोविजन, कोई लॉजिक, कोई एस्टेब्लिशमेंट हमारे वहां पे है नहीं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम पक्को? मानसी बेटा बोलो आपको क्या डाउट है, एक बार पूछ लो। नो सर, कोई डाउट? अरे बाप रे वाह, तो बाकी सब एकदम समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्रिस्टल क्लियर? यस सब कुछ एकदम चकाचक? तो मुझे बताओ ये क्रेडिट डेबिट नोट की सेक्शन कौन सी होगी? 34। क्या ऐसा कर सकता हूं बेटा मैं 4-5 इनवॉइस के सामने एक ही क्रेडिट नोट? ऐसा कर सकता हूं एक इनवॉइस के सामने 4 क्रेडिट नोट? वाह क्या बात है। एक काम करेंगे, क्रेडिट नोट के 4 सर्कमस्टेंसेस बोल देंगे एक बार। वाह शाबाश, क्या बात है, गजब कर दिया। एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए मैं इश्यू कर पाऊंगा क्रेडिट नोट? नो सर, ऐसा पॉसिबल होने वाला नहीं है। क्लियर? जतिन बेटा 1 मिनट हैंड रेस करो, जतिन बेटा 1 मिनट हैंड रेस करो, चलो फटाफट। संस्कार हैंड रेस करो बेटा। जतिन क्या डाउट है बोलो बेटा आपका प्लीज। सर आपने जो डिस्काउंट वाला पॉइंट जो एक्सप्लेन किया वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। ये सेकेंडरी डिस्काउंट वाला, यस सर, यस। क्या सेकेंडरी डिस्काउंट बेटा वैल्यू में से माइनस होता है? नहीं सर। नहीं होता ना? चलो फैंटास्टिक। मुझे बताओ मेरी इनवॉइस की वैल्यू कितनी थी इस एग्जांपल में? 100, सेकेंडरी डिस्काउंट मैंने कितना प्रोवाइड किया बेटा? 20। क्या उसको मैं वैल्यू में से माइनस कर पाऊंगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ माय जीएसटी लायबिलिटी? नो सर। नो। એટલે मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कितना बेटा? 100। तो वेदर माय ये सर्कमस्टेंसेस में मैं फॉल होऊंगा कि नहीं होऊंगा आप मुझे बताना। ओके, वेदर इट इज द केस ऑफ वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। नो सर। यहां पे तो इनवॉइस की वैल्यू भी कितनी है 100, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कितना है? 100। तो क्या यहां पे ऐसा हुआ कि वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई? नो सर। तो क्या इसके लिए मैं इश्यू कर पाऊंगा क्रेडिट नोट? नो सर। बोलो पक्कू? यस सर। एकदम मजबूत? यस सर। चलो फटाफट आप मुझे आंसर दे दो। वेदर सेकेंडरी डिस्काउंट कैन लीड टू क्रेडिट नोट? नो सर। ऐसा हो सकता नहीं है। पक्कू? चलो नेक्स्ट Yes. संस्कार बोलो बेटा आपका क्या डाउट है? सर ये सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए क्या कौन सी क्या इश्यू करेंगे हम, मतलब कुछ ले, हाँ उसके लिए हम इश्यू करेंगे क्रेडिट नोट, बट वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होगी, वो जीएसटी पर्पस के लिए नहीं हो सकती। आप समझे? बुक्स के लिए हम इश्यू कर पाएंगे क्रेडिट नोट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जीएसटी में उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको इट इज नॉट क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34। क्लियर? आपको? चलो बेटा और किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो। सूरज हो आप बेटा? डाउट हो तो बेटा हैंड रेस करो प्लीज। ध्रुव किसका डाउट है बेटा? हैंड रेस करो। चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लीज बेटा। हाँ चिराग बोलो बेटा आपका क्या डाउट है? सर कि सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए अगर सप्लायर डेफिशिएंट सप्लाई बदले क्रेडिट नोट इश्यू करे तो? चल मुझे बताओ अभी आप इंटर में हो क्या फाइनल में हो?
इंटर घर पे क्या बताया है? घर पे क्या बताया है? इंटर में हो कि फाइनल में हो? है इंटर इंटर में। चलो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है बेटा? बीकेएस होगी सर। है ना? खाली पूछ रहा हो, नहीं है? नहीं, अज्यूम करो कि है, कर लिए, सोच लो कौन है कोई नहीं, ना, सोच तो लो कि किसको बनाएंगे। ठीक है चलो वो मन में सोच लिया ना? अभी अभी वो आपको पूछ रही है कि चिराग जी आप इंटर में हो कि फाइनल में हो, आप क्या बोलेंगे? इंटर में। अब अभी आप उनको ऐसा बता दो, अभी उनको ऐसा लगा वो भी इंटर में थे, आप भी इंटर में थे, तो आपको क्या लगा कि आप इंटर में हो ऐसा बताओगे ना, तो आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। तो आपने क्या बोल दिया, क्या फाइनल में हो, तो अभी क्या होगा? कोई डाउट होगा इंटर का सोल्व नहीं हो। क्या बात, जबरदस्त कर दिया, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। ये वो इंटर का कोई डाउट पूछेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे नहीं, बट आप पकड़े गए, आपसे उन्होंने मार्कशीट मांगी, आपने अपने अपने फाउंडेशन की मार्कशीट दे दी, आप समझ रहे हो ना? तो आप पकड़े गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, ब्रेकअप हो गया। हाँ शाबाश, एकदम जोरदार, ब्रेकअप होगा। बोलो यस और नो। यस सर, चलो अभी आपका क्वेश्चन पूछो। समझ गए सर। कि ना पूछो, अभी क्वेश्चन तो पूछो, मुझे याद नहीं रहा आपका क्वेश्चन। वो सर एफिशिएंसी सप्लाई वो कुछ बता नहीं सकते हाँ हाँ, तो जो बाद में पता चला ऐसा कि ये रियल में डेफिशिएंट सप्लाई नहीं था, आपने झूठ बोला, तो जो चोर कब चोर है? चोरी पकड़ी है। हाँ, तब तक वो चोर होता है नहीं है। आप समझे जो मैं कहना चाहता हूँ? तो जो आप पकड़े गए तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत सीवियर होंगे, तो उसके लिए पूरा चैप्टर आता है हमारे वहां पे, विच इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, हम सी फाइनल में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो उसकी पेनल्टी थोड़ी हार्श होती है, सबको बेयर करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। ख्याल आया बेटा? यस सर। पक्कू डन। चलो ध्रुवल हैंड रेस करो बेटा, आपका कोई डाउट था? हाँ ध्रुवल बोलो बेटा, आपका क्या डाउट? आपके कोई भी डाउट हो प्लीज हैंड रेस करके पूछो। तो बेटा क्या उसने टैक्स इनवर्स बनाया होगा? नहीं, तो उसको वैल्यू में रिडक्शन लाने की जरूरत है नहीं। एक मिनट में आपको म्यूट कर देता हूँ बेटा, बहुत पीछे से कुछ आवाज आ रहा था। तो मुझे बताओ, उसने टैक्स इनवर्स बनाया ही नहीं होगा तो उसके वैल्यू में रिडक्शन लाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको क्रेडिट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट भी आने वाली नहीं है बेटा। जो आप टैक्स इनवर्स बनाते हो तो उसकी वैल्यू में कुछ प्लस होता है, उसकी वैल्यू में कुछ माइनस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं, वो होता है क्रेडिट के डेबिट नोट। बट यहाँ पे आपके वैल्यू में कोई रिडक्शन हुआ ही नहीं है, बिकॉज 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 आपने पहले टैक्स इनवर्स बनाया ही नहीं होगा। यस और नो? तो आपको यहाँ पे क्रेडिट के डेबिट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है इफ यू आर अनरजिस्टर्ड सप्लायर। जीएसटी पर्पस के लिए, आप अकाउंट्स के लिए बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर जीएसटी पर्पस के लिए आपको क्रेडिट के डेबिट नोट बनाने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। क्लियर बेटा? पाक्कू डन है? क्रेडिट, हाँ किसी का डाउट है सर क्रेडिट नोट हमारे पास ही रहेगी ना बेटा? क्रेडिट नोट वापस एक बार आपको रेसिपेंट को तो देना ही पड़ेगा, रेसिपेंट को एक कॉपी जाएगी क्रेडिट नोट की, तो रेसिपेंट को एक कॉपी आप इश्यू करने वाले हो फ्रेंड। उसके पास भी रेफरेंस रहे ना बेटा कि फुल पेमेंट नहीं करना है, अभी रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करना है, तो क्रेडिट नोट की एक कॉपी आप डेफिनेटली हमारे रेसिपेंट को भी देने वाले हो। क्लियर? डन है? चलो आगे बढ़ू मैं। यस चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएगा हमारा वहां पे डेबिट नोट। बहुत सिंपल, देखो फ्रेंड्स, हमारी जो इनवॉइस की वैल्यू थी ना वो थी 100, बिकॉज मैंने आपको आपने मुझे बोला था सर ब्लैक कलर दो, मैंने आपको भेज दिया पिंक कलर। आपने मुझे बोला था सर ब्लैक कलर दो, बट मैंने गलती से कौन सा कलर भेज दिया? पिंक कलर। तो इनवॉइस की वैल्यू 60 रुपीज थी बिकॉज ब्लैक कलर की वैल्यू 60 रुपीज है, बट व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई? सो एक्चुअल वैल्यू सप्लाई रुपीज 100। तो आप मुझे फोन करोगे कि सर गलती से रॉन्ग कलर आ गया है लुच्चे? अब जरा मुझे बताओ, तो आप मुझे फोन करोगे कि मुझे रॉन्ग कलर आ गया, ऐसा फोन करोगे कि नहीं करोगे लुच्चे? ना पाड़े जो था, शर्म ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में शर्म ही नहीं आ। चलो सुनो, तो सपोज आप मुझे बताते हो कि मैं आपको बताता हूं, तो आपने मुझे क्या बोला कि सर एक काम करो, पिंक कलर तो चाहिए ही था, अब ब्लैक कलर बाद में भिजवाना भिजवाओ सेकेंडरी मैटर है, बट एक काम करो पिंक कलर तो अभी रख ही देते हैं हम। तो मैं इनवर्स तो को चेंज नहीं कर पाऊंगा, इनवर्स आपके पास आ चुका होगा एंड सप्लाई भी हो चुका है, बट ये रॉन्ग डिस्क्रिप्शन का सप्लाई हुआ है जिसकी वैल्यू एक्चुअली में ज्यादा है। तो वो ज्यादा जो प्लस 40 रुपए हुआ, जो प्लस 40 रुपीज हुआ, उसको मैं कौन से नोट के थ्रू आपके तक पहुंचाऊंगा? इट वुड बी डेबिट नोट। तो प्लस 40 रुपीज की, बोलो मैं क्या इशू करूंगा? बोलो फटाफट, डेबिट नोट। सो क्या लिखूंगा?
वैल्यू ऑफ इनवॉइस। बोलो क्या करूं, ग्रेटर देन करूं कि लेस देन करूं? वैल्यू ऑफ इनवॉइस और वैल्यू इन इनवॉइस, बोलो क्या करूं, लेस देन करूं कि ग्रेटर देन करूं? इट इज लेस देन, इट इज लेस देन व्हाट? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन शॉर्ट इनवॉइस की वैल्यू कम है, सप्लाई की वैल्यू ज्यादा है। इनवॉइस की वैल्यू कम है, सप्लाई की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो नोट मैं आपको इश्यू करूंगा, बोलो बेटा वो कौन सी होगी? हमारे वहां पे डेबिट नोट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नंबर 2। फ्रेंड्स इनवॉइस ऐसा बना था हमारे वहां पे, जो 100 रुपए का इनवॉइस था, उसके ऊपर का आप जीएसटी चेक करो तो इट वॉज 18 रुपीज। तो मैं 18% लिख देता हूं पहले यहां पे। सो माय जीएसटी टोटल आप चेक करो तो कितना हुआ बेटा? इट इज 18। ओके, कोई कारणों सर जीएसटी का रेट हो गया बेटा हमारे वहां पे 28। So my GST component becomes what now? 28. Yes or no? Yes. तो 10 रुपए का जो गैप हुआ, इनवॉइस तो इश्यू करके बैठा हूं, सप्लाई भी हो चुका है, तो उसके लिए जो 10 रुपए का गैप हुआ, उसके लिए मैं आपको क्या इश्यू करूंगा? बोलो बेटा फटाफट, हमारे वहां पे डेबिट नोट। सो व्हाट विल बी द सर्कमस्टेंसेस? ट्राई करो बोलने का मेरे साथ। टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स ऑन सप्लाई। टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन व्हाट? बोलो बेटा टैक्स ऑन सप्लाई। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो बेटा फटाफट, हमारा वहां पे डेबिट नोट। तो डेबिट नोट की दो सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। स्टोरी आगे की सेम टू सेम, where one or more tax invoice have been issued for supply of goods or service or both. Registered supplier may issue one or more debit note for supplies made in a financial year टू दी रेसिपिएंट। मतलब ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि 2-3 इनवॉइस के लिए मैं एक डेबिट नोट आपको इश्यू करूं, कि एक इनवॉइस के लिए 2-3 डेबिट नोट आपको इश्यू करूं। दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को, डन। चलो मेरे मन में कुछ सवाल है, आप सवाल का आंसर दो। उसके पहले डेबिट नोट ऑलवेज कौन इश्यू करेगा? क्योंकि रजिस्टर्ड सप्लायर, हमारे वहां पे कोई अनरजिस्टर्ड है कि रेसिपिएंट है, उसको कोई रिक्वायरमेंट हमारे केस में डेबिट नोट हो क्रेडिट नोट इश्यू करने की आने वाली नहीं है बेटा। क्वेश्चन ऐसा आता है, दो सर्कमस्टेंसेस में हम क्या इश्यू करेंगे? बोलो बेटा डेबिट नोट। दो सर्कमस्टेंसेस, नंबर 1, वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स ऑन सप्लाई। क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। मेरे 2-3 सवाल है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स रिटर्न कौन सी नोट इश्यू करूं? डेबिट नोट के क्रेडिट नोट? चलो फटाफट शुरू हो जाओ। सेल्स रिटर्न कौन सी नोट? क्रेडिट नोट के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के डेबिट नोट। यहां पे आएगा सप्लायर विल इश्यू क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? बेटा डेबिट नोट आंसर नहीं आएगा। आप समझने का प्रयत्न करें, डेबिट नोट आंसर नहीं आएगा। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? रेसिपिएंट के एंगल से परचेज है, मेरे लिए तो सेल्स रिटर्न ही हुआ ना। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। मैं ऐसा बोलूं सेल्स रिटर्न मतलब क्या? आपके गुड्स मेरे पास आए। मैं ऐसा बोलूं परचेज रिटर्न मतलब क्या? वो एंगल आपका एंगल हो गया, आप अपना परचेज किया हुआ गुड्स वापस दे रहे हो मुझे, अल्टीमेट तो मेरे पास ही गुड्स आया ना। आप समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? अल्टीमेट तो गुड्स आपसे मेरे पास ही आए ना। ये जो एंगल है सेल्स रिटर्न, वो सप्लायर का एंगल है। ये जो परचेज रिटर्न है वो एंगल किसका है? तो कि रेसिपिएंट का एंगल है। उसमें भी हमारे वहां पे जो सप्लायर है वो ही ऑलवेज का इश्यू करेगा क्रेडिट नोट। आप समझे जो मैं कहना चाहता हूं? सेल्स रिटर्न तो सप्लायर के एंगल से हुआ, परचेज रिटर्न तो रेसिपिएंट के एंगल से हुआ। और दोनों केस में सेल्स रिटर्न हो तो भी आप मुझे गुड्स बेचेंगे, परचेज रिटर्न हो तो वो आपके एंगल से आप बोल रहे हो तो भी आप मुझे गुड्स वापस बेचने वाले हो। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस नो, गलती मत ना करना, मगज में क्लैरिटी फुल बिल्ट रखना बेटा। यस नो, सेल्स रिटर्न मतलब सप्लायर के एंगल से है, रेसिपिएंट गुड्स वापस कर रहा है। परचेज रिटर्न ये रेसिपिएंट के एंगल से, वहां पे भी रेसिपिएंट सप्लायर को गुड्स वापस कर रहा है। हमारे वहां पे क्रेडिट नोट हो के डेबिट नोट हो, जो सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताए वही सर्कमस्टेंसेस में, आगे 4 थे यहां पे 2 थे, वही सर्कमस्टेंसेस में आप इश्यू कर पाएंगे क्रेडिट नोट के डेबिट नोट बेटा। बोलो क्लियर, एकदम पक्को।
एकदम मजबूत, डन है 100%। चलो शुरू हो जाओ। डेबिट नोट दो सिचुएशन में, वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स ऑन सप्लाई, हम क्या इशू करेंगे, बोलो बेटा डेबिट नोट। क्लियर? चलो ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ, विच वाज सेक्शन 34 क्रेडिट डेबिट नोट। ऑलवेज रजिस्टर्ड सप्लायर और पे इशू कर पाएगा क्रेडिट हो के डेबिट नोट हो। बाद में ध्यान में रखने का 4 सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिट नोट, मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन सप्लाई, सेल्स रिटर्न डेफिशिएंट सप्लाई। डेबिट नोट दो सिचुएशन में रजिस्टर्ड सप्लायर ऑलवेज इशू करेगा, वैल्यू इन इनवॉइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स ऑन सप्लाई। ओके, एक इनवॉइस के सामने मल्टीपल क्रेडिट डेबिट नोट पॉसिबल, मल्टीपल इनवॉइस के सामने एक क्रेडिट डेबिट नोट भी एब्सोल्युटली पॉसिबल हो सकती है फ्रेंड्स। डन है? ये था हमारा सेक्शन 34। दो सेक्शन जो इस चैप्टर की बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने कंक्लूड कर दी बेटा, सेक्शन 31, सेक्शन 34। क्लियर? चलो आगे की दो सेक्शन बहुत सिंपल सी जर्नी है, और जरा फटाफट खत्म करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। चलो सेक्शन 32 फ्रेंड्स, देखो हमारे वहां पे कौन ऐसा बंदा होगा जो जीएसटी कलेक्ट कर पाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप मुझे बताओ। हमारे वहां पे कौन सा ऐसा बंदा होगा जो हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस इश्यू कर पाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन? डेफिनेटली इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड पर्सन, लिखता हूं रजिस्टर्ड सप्लायर। क्या फ्रेंड्स हमारे वहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट कर पाएगा? यस नो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा फटाफट। अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट कर पाएगा? बोलो यस नो। एब्सोल्युटली ना 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 ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारा पे जीएसटी कलेक्ट कर पाएगा नहीं फ्रेंड्स। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन को बोला गया था कि तुम्हारे सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। सुनो केयरफुली, रजिस्टर्ड पर्सन को बोला गया था कि भाई तुम्हारे सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। अभी ये रजिस्टर्ड पर्सन चाहता है कि वो जीएसटी 28% से कलेक्ट करे, उसकी ऐसी इच्छा है, चलाओ जरा गवर्नमेंट को फायदा करवाता हूं, उसकी ऐसी इच्छा है चलाओ जरा गवर्नमेंट को फायदा करवाता हूं, कि वो 18 की जगह 28 फॉलो कर सकता है? बोलो यस नो यस नो यस नो यस नो। चार्टर्ड अकाउंटेंट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। गवर्नमेंट कहते हैं बेटा तू डॉट डापड़ ना कर, हमको पता है कौन सा रेट रखना है, यू डोंट डू एनी टाइप ऑफ डॉट डापड़। हमने बोला 18 मतलब फॉलो करो 18, हमने बोला जीएसटी नो मतलब जीएसटी नो। એટલે कभी कभी जीएसटी एग्जम्प्ट हो तो भी आप जीएसटी कलेक्ट करो, ऐसा नहीं कर सकते। जितना बोला गया उससे ज्यादा भी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं नहीं हो। इन शॉर्ट लॉ क्या कहता है, हम जो बोले तुम फॉलो करो, तुम मगजमारी मत करो, तुम डॉट डापड़ मत करो, तुम खुद से हमारी चिंता ना करो, हम सबकी चिंता कर ही रहे। तो नंबर 1 अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारा पे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2 रजिस्टर्ड पर्सन जितना बोला गया उससे ज्यादा वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? एग्जाम सप्लाई के ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। सप्लाई एग्जाम्प्ट है मतलब जीएसटी उसके ऊपर लगता नहीं है, तो भी आप इच्छा चलो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल, याद आया बेटा? तो उसमें मुझे जीएसटी कलेक्ट करने की इच्छा है, लोग कहते हैं ना 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 ना, तुम्हारी इच्छा यहाँ पे पूरी नहीं करने की, यहाँ पे जीएसटी बीएसटी कलेक्ट हो सकता नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज ये सर्विस के सप्लाई जो भी है वो हमारा एग्जाम नेचर का है। जितना रेट बोला गया उससे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट नो डॉट डापड़, जितना बोला गया उतना फॉलो कर। पक्को? चलो ऐसा कहां पे लिखा? सेक्शन 32, पता ही था ना ऐसा, तो कौन सी बड़ी बात है। आओ चेक करो, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यू कैन नॉट अनऑथोराइज्डली कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। डन? चेक करो, unregistered person shall not collect in respect of any supply of goods or service or both any amount by way of tax। मतलब हमारे वहां पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा बेटा वो कोई भी मैनर पे हमारे वहां पे टैक्स की अमाउंट कलेक्ट कर पाएगा नहीं फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं थोड़ी एडिशनल आपको समझा दी, रजिस्टर्ड पर्सन जितना बोला गया उससे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं है। लॉ ने बोला 5% मतलब 5%, 12 कलेक्ट नहीं कर सकता, 28 कलेक्ट नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो ना, 0 भी कलेक्ट नहीं कर सकता, जो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करेगा। लॉ ने बोला हमने 5 बोला था, तूने 5 क्यों नहीं कलेक्ट किया, चल तू अपनी जेब से 5% भर। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? लॉ ने बोला 5% जीएसटी कलेक्ट कर एंड सप्लाई जीएसटी ना कलेक्ट करे तो लॉ ने बोला हमने तो बोला था ना जीएसटी कलेक्ट करने को, तूने नहीं कलेक्ट किया, चल तेरी जेब से जीएसटी भर। जीएसटी तो भरना ही पड़ेगा, बट 5 मतलब 5, 12 नहीं कलेक्ट करना है, 18 कलेक्ट नहीं करना है, 28 कलेक्ट नहीं करना है, 5 मतलब 5 एंड अनऑथोराइज्ड पर्सन जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं है। ये था सेक्शन 32। बोलो क्लियर? कितना सिंपल, एकदम आसान। सेक्शन चालू होकर बेचारी खत्म हो गई। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे सेक्शन 33, ये भी बेचारी बहुत सिंपल सी सेक्शन है, ये भी शुरू होकर खत्म हो जाएगी। सुनो केयरफुली, नाउ लिसन मी केयरफुली। हमारे वहां पे जो भी जीएसटी कंपोनेंट है उसको इनवॉइस में आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे?
हमारे वहां पे जो भी जीएसटी कंपोनेंट होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीएसटी रेट का, तो हमको जीएसटी अमाउंट मिलेगा, बोलो यस और नो। तो उसको इनवॉइस में सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे, बोलो यस और नो। एब्सोल्युटली यस। तो यहां पे वही बोला गया है सेक्शन 33 में, जरा चेक करो, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस में आप टैक्स की अमाउंट कैसे इंडिकेट करोगे, कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, और अंडर एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो जरा चेक करो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब ये जो सेक्शन है ना बेटा, ये पूरे एक्ट की बाकी सारी सेक्शन को ओवरराइड करती है, मतलब दादागिरी है इसकी। ये सेक्शन बाकी पूरे एक्ट की सारी सेक्शंस को ओवरराइड करती है, बिकॉज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट की बाकी सारी सेक्शन में क्या लिखा है उससे इसको इस 33 को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका मतलब बाकी सारे लॉ में क्या लिखा गया है वो भी इस सेक्शन को फर्क पड़ता नहीं है। दादागिरी का तो ये डॉन हो गया, डॉन का डॉन। आप समझ रहे हो ना कितनी दादागिरी, कि बाकी सारे सेक्शन में क्या लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बाकी एक्ट में क्या लिखा वो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सो वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर कंसीडरेशन, एवरी पर्सन who is liable to pay tax, जनरली कौन लायबल है बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जनरली कौन लायबल है, तो कि सप्लायर लायबल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलो कौन लायबल है, तो कि रेसिपिएंट लायबल है। यस नो, जनरली कौन लायबल बेटा, सप्लायर लायबल। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन लायबल होगा, तो कि रेसिपिएंट लायबल होगा। सो एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स फॉर सच सप्लाई shall prominently, importantly, prominently indicate in all documents रिलेटिंग टू असेसमेंट, मतलब असेसमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट हो। ये असेसमेंट का मतलब डिपार्टमेंट कभी कभी आपसे स्क्रूटिनी करेगा, मतलब आपके रिकॉर्ड्स मंगवा के डिपार्टमेंट से प्रॉपर्ली चेक करेगा कि आपकी टैक्स अमाउंट आपने जो कैलकुलेट की है वो बरोबर है कि बरोबर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो यस नो। डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आपने जो अमाउंट कैलकुलेट की वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे असेसमेंट। सीए फाइनल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस एंड अदर लाइक डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में जो पर्सन लायबल टू पे टैक्स है वो प्रोमिनेंटली इंडिकेट करेगा द अमाउंट ऑफ टैक्स which shall form part of the price at which supply is made, मतलब उसमें टैक्स की अमाउंट आप प्रोमिनेंटली इंडिकेट करोगे। अभी इतनी दादागिरी करने के बाद अब नीचे चेक करो तो कुछ खास बोला नहीं है कि भाई अमाउंट ऑफ टैक्स सेपरेटली लिखना, तो लिखेंगे, उसमें इतनी दादागिरी करने का क्या कारण। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो क्लियर। એટલે सेक्शन 33 को खास चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में जो जीएसटी के साथ कनेक्टेड हो, असेसमेंट का डॉक्यूमेंट है, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, एंड टैक्स इनवॉइस हो, उसमें आप टैक्स की अमाउंट सेपरेटली इंडिकेट करना, प्रोमिनेंटली इंडिकेट करना। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 31, सेक्शन 34, दो सेक्शन टाइम पास, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 फ्रेंड्स। क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को। मैंने आगे आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। याद करो कौन से 4 टॉपिक थे, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट, डेबिट, नोट। 2 टॉपिक जो भी हमने टच नहीं किया, इट इज फ्रेंड्स इवेबल एंड ई इनवॉइसिंग। याद आ रहा है बेटा आपको। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 टॉपिक थे। याद करो चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 टॉपिक थे, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, ई इनवॉइस एंड इवेबल। तो फ्रेंड्स ये ई इनवॉइस एंड इवेबल है, वो दोनों सेपरेट टॉपिक्स है। हाँ, चैप्टर 8 नंबर ही है, बट उसका डिटेल में डिस्कशन हम सेपरेट प्रोविजंस के हिसाब से करेंगे, सेपरेट टॉपिक के हिसाब से करेंगे। बाकी जो भी प्रोविजन है ई इनवॉइसिंग इवेबल के अलावा उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, इस चैप्टर के पार्ट में डिस्कस कर दिया, विच इज फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 8। 4 सेक्शन मेजरली हमने यहाँ पे डिस्कस की, मतलब इवेबल के सेपरेट वीडियोस बनेंगे, ई इनवॉइसिंग के सेपरेट वीडियोस बनेंगे। तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही टॉपिक है, इस चैप्टर में है, बट दोनों के बीच में आसमान जमीन का फर्क है। प्रोविजंस थोड़ी डिटेल में है, स्लाइट लेंथी है, सो उसको मैंने सेपरेट ही कर दिया है। इस चैप्टर में एज सच टेक्निकली मर्ज करने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, तो ई इनवॉइसिंग मेरे एंड से बाकी रहा, इवेबल मेरे एंड से बाकी रहा। आगे जाके भविष्य में जब उसका समय आएगा तब उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। 4 सेक्शन 31, 32, 33, 34 का डिस्कशन हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया बेटा। बोलो क्लियर, डन। एक ब्रॉड रिवीजन हो जाए, बट आई थिंक वो हम अपकमिंग लेक्चर में रखेंगे तो वो ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज तब तक आप एक बार सारे प्रोविजंस फटाफट पढ़ भी लेंगे तो मजा आएगी। एंड फ्रेंड्स बाद में मैं रिवाइज करवाऊंगा तो और ही क्लैरिटी के साथ हम प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाएंगे बेटा। क्लास में ही रिवाइज करेंगे, मैं ही रिवीजन करवाऊंगा, बट एक लेक्चर छोड़ने के बाद, बिकॉज तब तक आपको टाइम भी मिले, आप फटाफट प्रोविजंस को गो थ्रू कर लो एंड क्लैरिटी आपकी अलग ही लेवल की हमारे वहां पे बिल्ड हो जाए बेटा। ओके, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। 2 टॉपिक मेरे एंगल से बाकी रहे, टैक्स इनवॉइस हो गया,
क्रेडिट डेबिट नोट हो गया, सेक्शन 31, 32, 33, 34 को डिस्कस कर लिया, ई वेबिल, ई इनवॉइसिंग मेरे एंड से बाकी रेस्ट वी आर डन विथ। आपका होमवर्क ऐसा रहेगा, इस चैप्टर के नोट्स जो लिंक में अवेलेबल ही है वो फटाफट एक बार ध्यान से प्रॉपर मैनर में इसको आप देख लेना बेटा। ओके, यहां तक रखते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।